से गुरुदेव ये आशीष जो सोचने का परिश्रम पुजारी तत्व के गुरुदेव के आदेश सच प्रेम के लिखने समय अभिमानित सेवा करन को गासती परिवार छोटे न हो संगति से हो कृष्ण से ईश्वर हो राम हरे कृष्ण जग देव हरि जगदीश्वर इंद्रियों पर ताप कर हम वीर हो अति वीर हो तो सर्वज्ञ सर्वशक्ति सदा विशुद्ध हो आचार से तन मन हमारा सर्व की शक्ति हमें फल भी नहीं करके से हमारी आत्मा का हमें हर श्वास वर्गे अंग सुख हमसे संग So why this front bench is empty today? Students sitting from the last bench, come forward, please. Just last line. निकाल लो क्या शॉप स्टेडियम Yes, some more कर दी थी ना seats are available from the second last line. पीछे तो तब जाते हैं जब सीट नहीं हो. ये सीट है तो पीछे जाने की क्या जरूरत? Other chair lगा. Yes, voluntarily. Anybody else who is going to explain the thought of the day? I will hand over the thoughts. तो आ जाओ उसके बाद में बैठ जाना. तो स्क्रीन शेयर कर दो आई इस पे तो हाँ. Strength does not come from winning your struggles, develop your strength. मतलब ये सिर्फ जीतने का आपकी ताकत नहीं बढ़ती, मतलब आपका जो स्ट्रगल है ना वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कि आपकी ताकत क्या बनती है आगे जाके. Anybody else or my volunteers who should explain the thought? मतलब जैसे विराट कोहली ने कहा है कि मतलब विराट कोहली ने अगर आपने सुना हो तो उन्होंने कहा है कि है ना विनिंग हमेशा मैटर नहीं करती, फेलियर है ना आपका ईगो भी बूस्ट करता है. मतलब फेलियर्स इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में, तो फेलियर्स को आप एज अ स्ट्रगल ले सकते हो. जब तक आप स्ट्रगल नहीं करोगे तो सिर्फ जीतते रहने से तो कोई मतलब है नहीं. आपको कभी फेलियर का इम्पोर्टेंस क्या अपनी लाइफ में. I would like to narrate one story which correlates with the thought of the day. 11th 12th बायोलॉजी की क्लास थी. टीचर्स लैब में लेके गए सभी स्टूडेंट्स को. They were trying to explain the process of how caterpillar are born. तो अलग अलग बॉक्सेस में caterpillar थे which eventually becomes butterflies. It's a process from larva, caterpillar, and then it finally becomes a butterfly.
So they want all the students, they have to closely monitor what is the process and don't interfere in it. And after the some time, 1 hour, I'll come back to you and ask some questions, relevant questions from you. So please, you have to see carefully. All students in a summer group, 4 or 5%, they all are busy in other boxes where the process was taking place. टीचर ने क्लियर बाउंड दी थी इंटरफेरेंस नहीं करना, बट एक स्टूडेंट को रहा नहीं गया. एक जब कैटरपिलर बाहर आ रहा था कोकून से, इट वाज सो बैडली कि पूरा मतलब एक तरह से ब्लड निकलने लगा. कोकून वाज आउटर शेल ऑफ दैट कैटरपिलर. जब भी वो जैसे ही बाहर निकलता है तो वो पूरा खून से लथपथ हो जाता है. तो उसको उस पर दया आ गई, उसने फोड़ दिया को, उसकी हेल्प की. वो इवेंचुअली जल्दी से बाहर आया. 2 मिनट बाद वो कैटरपिलर मर गए. एंड रिमेनिंग ऑल सर्वाइव. टीचर came back, would start the process. The boy came forward and said, I am extremely sorry sir, I wanted to help. और जो वो उससे देखा नहीं गया वो प्रोसेस, वो खून से लथपथ था, तो मैंने उसे मदद करने की कोशिश करी, पर वो तो मर ही गया. दिस इज दैट थॉट. प्रकृति का आपको समझाने का अपना एक अलग तरीका है. कोई भी कितना ही टॉप मोस्ट पोजीशन पे हो, किसी की भी सफलता की कहानी असफलता की अनगिनत कहानियों से जुड़ी है. थॉमस अल्वा एडिसन once said, I know more than 1000 methods by which electric bulb cannot be made. And nobody else knows that. When he invented the electric bulb, before that he was failed more than 1000 times. So as explained very well by giving example of Virat Kohli. Don't be afraid of the failure. These are part of the struggle of your life. जितना स्ट्रगल करोगे, फेल एंड सक्सेस ये तो हेड और टेल है. इवेंचुअली वन हैज टू कम. बट जो स्ट्रगल है दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, और वो आपको जीवन जीना सिखाता है. सो आज के जो हम टॉपिक है, जनरली जो हम सेक्शन लेते हैं, बिफोर दैट मैंने एज एक्सप्लेन की नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू करूंगा, तो इसके पहले हम बेसिक कंसेप्ट लेंगे. पहले इनकम टैक्स को पढ़ने के लिए ये वैसे फर्स्ट क्लास का टॉपिक है कि इनकम टैक्स रीड करने से पहले आपको एक बेसिक कंसेप्ट पता है. इस एक्ट के ये रूल्स एंड रेगुलेशंस जो बार बार आएंगे, और आपको ये पता होना चाहिए कि इनके मीनिंग क्या है. बहुत नॉर्मल है, ये जब एक्सप्लेन करेंगे तो वर्ड से भी क्लियर है आधे से ज्यादा, बट स्टिल एक बार हम गो थ्रू कर लेंगे. कुछ अगर नहीं आ रहा होगा तो समझने के लिए इजी रहता है. सेकंड, अब टिल आईपीसीसी अगर आपने देखा होगा सीए करिकुलम, तो फाउंडेशन में अलग लेवल है, इंटर में अलग लेवल है, फाइनल में अलग. सीए फाइनल का जो लेवल है, दे सपोज यू आर चार्टर्ड अकाउंटेंट, क्योंकि इस एग्जाम के बाद तो आप देंगे. तो जो प्रैक्टिकल लाइफ में अब तक आपने इनकम टैक्स एक्ट पढ़ा है, हाउ वेल यू कैन इम्प्लीमेंट दैट. दैट वाज द रीजन जो मैंने लास्ट टाइम तुमको स्टोरी सुनाई थी कि यू वाज द टॉपर, बट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग नहीं. सो दिस प्रैक्टिकल ट्रेनिंग हैविंग वास्ट इंपॉर्टेंस, ग्रेट नॉलेज. हम जो इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं उसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन है क्या, उसको रिप्लाईज कैसे दें, क्वेरीज इसमें से क्या आ सकती है, और केस लॉ जो सुप्रीम कोर्ट तक ट्रेवल करते हैं, अलग अलग अथॉरिटीज के. इट इज पॉसिबल असेसिंग ऑफिसर ने एक व्यू लिया, सीआईटी अपील ने उसे कंफर्म किया, आईटीआईटी ने रिलीफ दे दी,
हाई कोर्ट ने अगेन कंफर्म कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने वापस रिलीव किया। तो क्या ये इन बिटवीन चेंज ये सब गलत है? These case law are all gray areas just like our things. And all decision in practical life are gray area. Day and night नहीं, it's evening or morning. You can't say before sunrise or sundown. That only can be clarified. Otherwise, all are gray areas. यहाँ आपकी लॉजिकल रीजनिंग, आपका स्ट्रेंथ, आपकी सब्जेक्ट की नॉलेज और पास्ट में अलग अलग जजमेंट से क्या हुआ, नॉट ओनली इनकम टैक्स, यू मस्ट आल्सो नो फर्स्ट बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटेंसी, योर मदर लैंग्वेज, अकाउंटिंग स्टडी। तो केस लॉ में जो मैंने अभी इनको अलॉट किए और इनसे वापस फीडबैक लिया, they were lacking in this process. Maybe कि आप में से भी इसको lacking करें। केस लिया, उसका कंक्लूजन क्या लिया वो लिखाते नहीं। क्या मतलब है? यस और नो तो होना ही है। कल के मैच का क्या हुआ, कौन जीता, कौन बताएगा आईपीएल के कल के मैच का क्या रिजल्ट? यस, गुजरात जीता। बट अगर मैं कहूँ हाइलाइट्स क्या है, तो ये एक लाइन में नहीं हो सकता आंसर। ये लिख के लिया है तो इस सुप्रीम कोर्ट ने इस स्टेटमेंट में ये कहा, तो क्यों कहा, क्या कहा, कहानी क्या है, रीजनिंग क्या है, व्हाट वाज द थॉट प्रोसेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट तक से गलती हो गई, वो भी तो जजेस हैं, हाई कोर्ट वाले तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। आईटीआईटी से क्या मिस्टेक हुई? जब वो चेन नहीं समझ पा रहे हैं तो क्या आप उसको समझ पा रहे हैं? वी एक्सपेक्ट more than assessing officer, CITFE, ITAT, at least from all of you. उनको केस समझाने की जिम्मेदारी आपकी है। एंड देन आफ्टर ग्रेजुअली जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को भी कन्विंसिंग पावर आपकी आता है। तो केस लॉ कैसे रीड किया जाता है? अगर बिजनेस एंड प्रोफेशन को बिना केस लॉ के हम पढ़ गए, आई डोंट फाइंड सीए फाइनल में आप पास हो सकते हैं। प्रेजेंट मैंने देखा नहीं है कि इसका क्या पैटर्न रहता है फाइनल एग्जाम का, बट व्हाट आई रिमेंबर इन आवर टाइम, केस लॉ को ही पढ़ते थे। इट वाज प्रेज्यूम्ड कि इनकम टैक्स एक्ट आपको विद सेक्शन सबको सब आता है, वो आपको इंटर तक का लेवल था, वो तो आता ही होगा, उसमें कहने की क्या बात। दिस वाज द एक्सपेक्टेशन लेवल एट दैट टाइम इन डायरेक्ट टैक्स। और हमें हर बार रिसेंट केस लॉ कौन से हैं, सुप्रीम कोर्ट के केस लॉ कौन से हैं, अगर इंपोर्टेंट है तो हाई कोर्ट के केस लॉ भी कवर करने होते थे, इतना तक के हम नहीं करते थे। सुप्रीम कोर्ट के सारे केस लॉ प्लस हाई कोर्ट के इंपोर्टेंट केस, उनका जिस्ट बना के तो पढ़ना ही होता था, क्योंकि वो ही डिटरमाइन करेंगे कि अब आपका स्किल पावर क्या है, लॉजिकल रीजनिंग क्या है, आप उस केस के बारे में क्या लिख सकते हैं। अगर क्वेश्चन भी बन के आता था तो ये पता ही था कि 100 मार्क्स का पेपर है तो 40 के तो केस को भेज दिया है। वो क्वेश्चन ऐसे ड्राफ्ट करेगा जो रिसेंटली केस में डिसाइड क्या हुआ। इसमें आप जरूरी नहीं उस केस का रेफरेंस है, बट क्या लॉजिकल रीजनिंग आपकी इस एक्सटेंट तक है, और ये ही होना चाहिए। तो आप लोग अगर आप पढ़ाई करें तो ये बहुत पुराने लॉज है, बेसिक, बहुत ही बेयर मिनिमम केस को लिए जो एक बेसिक कंसेप्ट क्लियर करेंगे कि 1960 में 52 तक के भी केस है कि उस समय थॉट प्रोसेस सुप्रीम कोर्ट का क्या था। ये हाईलाइट दिया मैंने सिर्फ ये बताने के लिए कि केस लॉ इज ए इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ योर स्टडी। आपको वो भी अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से जानना है, और आगे आप जो केस लॉ आ रहा है उसको कैसे कवर करना है, जो सी भी सब्जेक्ट आप इसको पढ़ें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, वेलकम। Good afternoon, everyone. Today, myself, Yash Jain, along with my co-presenters, Pratika Sharma and Laksh Jain, would be covering some basic concepts as been told by Sir and case laws. And thereafter, section number 40 and 40 to 42 has also been covered.
Now, firstly, we would cover some basic concepts. The first one is and or. It is one of the most basic concepts which we usually see in the income tax law. The word or is normally disjunctive, means if a word or is used in a section, it means any of the following condition mentioned in the provision is to be satisfied. But if a word and is used in the provision or a section or a subsection, then all of the following condition must be satisfied. However, sometimes courts ये बोलता है कि and or इसका जो लिटरल इंटरप्रिटेशन है वो हमें नहीं लेना, हमें इसके रियल पर्पस को जानना है कि समटाइम्स कोर्ट बोलता है कि और के यूज होने से यहाँ पे एक्चुअल रिजल्ट आ रहा है, तो हम इसको इंटरप्रेट करेंगे कि एंड आना चाहिए यहाँ। ये समझ में आया? ये सेकंड लाइन ने क्या बोली? एंड को और पढ़ो, क्या तरीका हो? एंड को और पढ़ना, और को एंड पढ़ना है, तो आप वही लिख दो ना। पागल है क्या? कुछ भी कह रहे हैं। एंड को तो एंड ही पढ़ेंगे। इज दैट पॉसिबल इन इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट? ये कौन से प्रिंसिपल से गवर्न हो रहा है? क्या आपको कह दिया है कि आंखों पर पट्टी बांध लो, एंड को और पढ़ना? ये कौन सी बात है? आप लिख देते हो, हम और पढ़ लेते हैं। देखो, class has to be interactive. I suppose ये स्पीकर whatever saying last person तक को समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा प्लीज रेज योर हैंड्स। कम्युनिकेशन स्किल इतनी तो इम्प्रूव रख लो, we all are just friendly manner में बात सकते हैं। तो जो जिसको समझ में नहीं आया, immediately please raise hands and resolve the query. क्योंकि हो सकता, देखो डोंट अफ्रेड, अगर ये लगे कि यार ये एंड और बेसिक ही मुझे नहीं आया तो लोग हंसेंगे, लोग क्या बाजू वाले को तो ये भी नहीं आता हो। पहली बात तो डरो मत, यू ऑल आर ऑन इक्वल पे। दूसरा, आप सीए बन जाओ तब लोग आप पे ऐसे वो कैसा लगेगा? बेटर आज जस्ट लर्न, यू आर अंडर ट्रेनिंग, वेयर डज इट मैटर? और कौन हंसेगा? पड़ोसी, उसका तो लेवल है क्या? तो डोंट अफ्रेड। और मैं वहां जाके किसी से कुछ नहीं कहने वाला, तो अदरवाइज so please make it interactive. and और को vice versa ये हमेशा court can interpret, not assessing officer and not as a case presenter us. Why? Basic mother principle है accounting standard में substance over legal form, AS1। तो अगर कोर्ट को लगता है कि and is giving the distorted meaning, whatever that this law was designed to be used to give the justice, they are not saying read, they are saying it has to be correct. The correct meaning is or, otherwise is giving the distorted meaning. So we read here and as or, but that would be rarest circumstance. Otherwise, first principle of statute क्या है? Interpretation of statute, literal meaning. And will be read as and, or will be read as or. And is the corrector, cumulative condition, or में separation. The second one is include or means. Now we will first understand means. Means generally इसको कोई वॉलंटरी ने बताया पीछे से, include means definition होती है section 2. What is the difference? अगर any definition begins income includes, means income means एक ही बात है। Yes, voluntarily anybody else क्या फर्क है? इनकम की डेफिनेशन तो पता है, इनकम का सेट पढ़ रहे हैं हम। तो इट इज बाय सपोज इनकम तो सबको पता ही होता होगा, इनकम क्या होती है? व्हाट इज इनकम? इनकम तो पता होगा, इनकम इंक्लूड्स है कि इनकम मींस है? इनकम की डेफिनेशन इंक्लूड्स, क्या फर्क है इनकम इंक्लूड्स और मींस में? मींस मीनिंग क्या है? जो लिखने वाला है उसको ही पता नहीं है इनकम क्या होती है, तो कहां से लिखता मींस? सुप्रीम कोर्ट के इतने जजमेंट आ गए, आज तक नहीं पता इनकम क्या होती है, और इनकम टैक्स एक्ट में वहां तक ट्रेवल क्यों करते?
Income includes, inclusive definition. Natural meaning of income, as you all know, who knows? Is the by default income. But following are also part of the income. तभी लिखने वाले को नहीं पता. Means लिख देता तो वो restrictive, exhaustive definition हो जाती. उसके अलावा कोमा भी नहीं लगाने देते. वो बाइंड हो जाता. जहां means आ गई तो वो exhaustive definition. Means generally implies what is stated in the provision only. You cannot go beyond what is stated in the provision. For example, foreign company की definition दी हुई है section 223A में. तो उसमें define है foreign company means a company which is not a domestic company. Whereas include means what is listed, but also includes other related items. Means definition starts something with assessee includes. मीन्स असेसी को डिफाइन नहीं करा कि असेसी का मतलब सिर्फ यही है. असेसी की जो डेफिनेशन है वो ऐसे असेसी इंक्लूड्स अ पर्सन हु इज डीम्ड टू बी एन असेसी अंडर प्रोविजन ऑफ द एक्ट. मीन्स जो प्रोविजन बना रहा है उसको भी नहीं पता कि असेसी के अंदर कौन कौन से पर्सन आ सकते हैं. दैट इज व्हाई जो असेसी की डेफिनेशन है वो असेसी इंक्लूड्स वाली है, नॉट अ मीन्स डेफिनेशन. नाउ थर्ड वन इज एक्सप्लेनेशन. इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट. Explanation is used within or after a section or subsection to clarify, elaborate, or define any word, phrases, or definition used in the provision. It means explanation doesn't say कि ऐसा होना चाहिए. It only defines what has already been taught in the provision. If subsection says something, explanation is used only to explain further या elaborate करने के लिए. इसका एग्जांपल है जैसे सेक्शन 10(1) है जो बोलता है exempts agricultural income from tax, but ये section define नहीं कर रहा what actually includes agricultural income. So explanation has been given जो कि बोलता है the expression agriculture income includes rent or revenue derived from land which is situated in India and used for agriculture purpose. Means it clarifies what actually agriculture income is and the जो exemption है वो उसी तक limited है. If agricultural land is situated outside India, that is not covered under this exemption limit. The second example is section 9 subsection 1 clause number 1. ये है income deemed to accrue or arise in India. As we all know जो वोडाफोन का केस था 2012 का जिसके अंदर इनडायरेक्ट ट्रांसफर वाली बात आई थी. तो ये था कि लॉ के अंदर ऐसा कोई डेफिनेशन नहीं है या ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है जो इनडायरेक्ट ट्रांसफर को टैक्सेबल इवेंट माने. तो इसमें गवर्नमेंट ने क्या करा, एक्सप्लेनेशन 5 इंसर्ट करा. सेक्शन नंबर 9 सबसेक्शन 1 क्लॉज नंबर 5 में एक एक्सप्लेनेशन 5 इंसर्ट किया गया. इसको रीड करते हैं. फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट्स इट इज हियरबाय क्लैरिफाइड दैट एन असेट और अ कैपिटल असेट बीइंग एनी शेयर और इंटरेस्ट इन अ कंपनी और एंटिटी registered or incorporated outside India shall be deemed to be situated in India if the share or interest derived its value substantially from the asset located in India. This explanation covered the indirect transfer also. Here question arises why government didn't amend this section and inserted the explanation. गवर्नमेंट के पास था कि वो या तो सेक्शन को अमेंड कर दे या एक्सप्लेनेशन डाल दे, बट यहाँ पे गवर्नमेंट ने एक्सप्लेनेशन डाला. इसका क्या रीजन हो सकता है आपके हिसाब से? Anybody wants? गवर्नमेंट का यहाँ पे इंटेंशन ये था टू क्लैरिफाई लेजिस्लेटिव इंटेंट, नॉट अमेंड इट. गवर्नमेंट ये नहीं चाहती थी कि हम कुछ नया अमेंड करें जिससे जो इंटरनेशनली है वो ये मैसेज जाए कि गवर्नमेंट किसी भी ट्रांजैक्शन को टैक्स करने के लिए अपने जो प्रोविजन उन्होंने बना रखे हैं उनको ही अमेंड कर रही है. इसके अलावा फिर गवर्नमेंट ने बोला कि गवर्नमेंट assert that indirect transfer were always meant to be taxable even if the original wording didn't make that explicit. मीन सेक्शन में कहीं भी ये नहीं था कि हम इनडायरेक्ट ट्रांसफर को टैक्सेबल मानेंगे, बट गवर्नमेंट ने ऐसा बोला कि ये डायरेक्टली तो गिवन नहीं है सेक्शन में,
बट जो लेजिस्लेचर का इंटेंशन है वो इनडायरेक्ट ट्रांसफर को भी कवर कर रहा है. दैट्स व्हाई हम टैक्सेबल मानेंगे उस ट्रांजैक्शन को. Yes, to have 15 to 20 minutes, so certain more example and specifically defined terms. Fourth one is proviso. Proviso is the clause inserted into a section or subsection of the act to qualify, restrict or create an exception to the general rule. Example is section 139 subsection 1 filing of return of income. Proviso is something which accept what has already been given in the section subsection. Fifth one is legal or deeming fiction. As we all know, deeming fiction in the previous class, what actually it is. Deeming fiction is something, a presumption made by the law that treats something as a true, चाहे वो एक्चुअल में सही हो या ना हो. As we know कि जो कैपिटल गेन है वो जो पूरा सेक्शन है वो डीमिंग फिक्शन पर ही बेस्ड है. इसका एग्जांपल है सेक्शन नंबर 15 कैपिटल गेन ऑन डेप्रिशिएबल असेट. चाहे हम जो डेप्रिशिएबल असेट है उसको अगर ट्रांसफर करते हैं उस पे हमेशा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ही आता है इररिस्पेक्टिव ऑफ द होल्डिंग पीरियड क्या है अपना. नाउ नॉन ऑब्स्टेंटेड क्लॉज. A non-obstantive clause removes the effect of other provisions that may be inconsistent with the section. It means we have seen the section. Explain this non-obstant clause क्या होता है? मैं तो अगर कोई और कुछ और कहती हूँ आप प्रोविजन कुछ और बोल रहे हैं तो भी आप मुझे फॉलो करोगे अगर मैं कोई और बात करूँ. इसका स्टार्ट किससे होता है? नॉट और ये इसको सुपरसीड करता है उस सेक्शन के अदर पार्ट को, चैप्टर के अदर पार्ट को या एंटायर इनकम टैक्स इसको सुपरसीड करता है. यस, नॉट एंटायर इनकम टैक्स. वो लिखा होगा notwithstanding anything contained under any of the provision of this section of this chapter of this act or any other act written entirely in the India. कहीं कोई कुछ भी लिख दे तो वो क्लैरिफाई करेगा उसको लिखा होगा. Now seventh one is headings. Headings aids in interpretation of section. It doesn't override what has been given in the text. It is only an interpretation of the section. Eighth one is marginal notes. Marginal notes are something which summarize the context of the section. Ninth one is protective assessment. As we know, income tax में दो तरह के assessment होते हैं, protective assessment and substantive assessment. Protective assessment is used when जो assessing officer है उसको ये नहीं पता कि जो इनकम है वो किसके हाथ में टैक्सेबल होनी चाहिए, तो वो फॉर अ पीरियड ऑफ अ टाइम वो किसी दो पर्सन के हाथ में सेम इनकम को टैक्सेबल मानता है. बट व्हेन ही एक्चुअली नोस कि किसके हाथ में टैक्सेबल होनी चाहिए वो उसके बाद उसके हाथ में ही टैक्सेबल होती है लास्ट में जाकर. तो एक डबल टैक्सेशन परमिटेड है, एक ही इनकम को दो अलग अलग पर्सन के हेड में टैक्स कर. ये बेसिक प्रिंसिपल का वायलेशन है. आगे बताएंगे डबल टैक्सेशन आंसर. 10th one is tax in vacuum. As we know कि गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर सकती वो कुछ भी चार्ज कर रही है एज अ टैक्स until and unless it is given in the section or in the law. For example, इनकम टैक्स में सेक्शन 4 और सेक्शन 5 पे चार्जिंग सेक्शन तो ये बताते हैं कि गवर्नमेंट इनकम टैक्स चार्ज करेगी. ये वाला जो पॉइंट है ये जो वोडाफोन का केस था उसमें भी आया था जब सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि गवर्नमेंट के पास ऐसा कोई लॉ ही नहीं है कि वो जिससे टैक्सेबल कर सके ट्रांजैक्शन को. इन गवर्नमेंट टैक्स ले ही सकती है अगर वो लॉ में डिफाइन नहीं है. मूविंग फॉरवर्ड, असेसमेंट ऑन डेड पर्सन. एज वी नो कि डेड पर्सन को हम डायरेक्टली असेस नहीं कर सकते बट आफ्टर डेड पर्सन जो उसके लीगल हायर्स है और जो रिप्रेजेंटेटिव्स है वो लायबल होते जो भी डेड पर्सन ने इनकम अर्न करी है प्रायर टू हिज डेथ रिटर्न फाइल करने के लिए भी और टैक्स पे करने के लिए भी. डेड पर्सन का असेसमेंट क्यों नहीं हो सकता? ये वगैरह हो सकता है, लीगल ईयर पे जाकर तो हो सकता है, नहीं हो सकता. डेड पर्सन का असेसमेंट हो सकता है, नहीं हो सकता? हो सकता है, नहीं हो सकता. रिकवरी करके ऊपर जाएंगे किसे लोगे पैसे? साथ साथ जाओगे
जो ऊपर या हम भी चलते हैं कि ट्रेवल कर रहे दैट पर्सन का असेसमेंट नहीं हो सकता फर्स्ट कंसेप्ट इफ इन केस वो प्रॉपर्टी असेट्स एज लेफ्ट बिहाइंड, तो वो जो लीगल पीछे है उनको एंड में जो आ रही है टू दैट एक्सटेंट कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम द लीगल। फर्स्ट कंसेप्ट इज पहला, अगर किसी पर्सन की डेथ हो जाती है, असेसमेंट का नोटिस आता है, तो हमारा फर्स्ट अप्लाई लिए जाए द पर्सन ऑलरेडी डेड फ्रॉम सॉल्यूशन, यू कैन नॉट असेस। आपने जो 143 का नोटिस दिया दैट इज बैड एंड इलीगल एंड void। जब आपका नोटिस आया किसको सर्व करोगे? नोटिस 143 इज रिक्वायर्ड, नोटिस मस्ट बी सर्व ऊपर या वैसा पहले सर्विस कराओ, उसके बाद असेसमेंट। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग इज असेसमेंट कैन नॉट बी। Moving forward, income tax includes charges and surcharges. Income tax is a basic income tax plus surcharge plus health and education cess is a computation. मतलब total ये pay करना होता है गवर्नमेंट को, not only a basic tax. Now double taxation. Double taxation refers to a situation when same income is taxed twice by on a मतलब same person को आपने double बार tax कर दिया या different person को आपने tax double बार कर दिया या टू डिफरेंट जुरिस्डिक्शन में मतलब टैक्स कर दिया। ऐसा जब होता है जब डिफरेंट असेसमेंट ईयर में एक इनकम टैक्स, ये भी हो सकता है। तो ये जो अभी बता रहे थे कि प्रोटेक्टिव असेसमेंट, ये कह रहा जी डबल टैक्स नहीं हो सकता, तो क्या प्रोटेक्टिव असेसमेंट गलत है? एक ही इनकम को दो जने को टैक्स कर रहे हैं ना प्रोटेक्टिव में, तो डबल टैक्सेशन कॉन्सेप्ट गलत है या प्रोटेक्टिव असेसमेंट गलत है? तो या तो कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा आप लोगों को। जो प्रोटेक्टिव असेसमेंट होता है उसमें ये होता है कि जो असेसिंग ऑफिसर है वो फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम उसको नहीं पता कि एक्चुअली टैक्स कौन पे करेगा असेसिंग, तो किसी दो पर्सन के ऊपर असेसमेंट चलाता है कि ये भी पर्सन हो सकता है जिससे मुझे टैक्स लेना है और ये भी पर्सन हो सकता है, बट उसके पास एक बार एविडेंस पता चल जाता है उसको कि हाँ इस पर्सन से टैक्स लेना है, तो वो वाला टैक्स उस पर्सन से दिया जाता है, सेकंड पर्सन एक्सक्लूड हो जाता है उस वाली पूरी ट्रांजैक्शन से। इवेंचुअली एक पर ही टैक्स होगा, कंक्लूजन जब आएगा, जब ये क्लैरिटी आ जाएगी कि इसकी इनकम है, तो दूसरे के ऑटोमेटिकली वो डिलीट हो जाएगा एडिशन, तो इसलिए डबल टैक्सेशन नहीं हो सकता। द बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल इज दिस, इनकम कैन नॉट बी टैक्स्ड ट्वाइस, नाइदर among the two person, neither in two different assessment. Income cannot be taxed twice. Now moving forward, what do you mean by meaning of income? The Income Tax Act of India considers all such gains whether through human skill, labor or asset ownership. Yes, वापस income 224. Who will explain income? Normal meaning of income. Why the definition of income given? Income includes. So left that behind. I want to know what is the normal meaning of income. Who will explain? Income includes when whatever the normal meaning of income is the separate. Okay, we will discuss the separate. 224 तो हम रट ही लोगे. I presume कि सभी इतने इंटेलिजेंट हो रखे. What is the normal meaning of income? Who will explain? ये includes में जो normal meaning को set apart करना था वो क्या है? Yes, anyone? इनकम नहीं पता? इनकम टैक्स है कितने साल से पढ़ते आ रहे हो? ये नहीं पता इनकम क्या होती है, किसको टैक्स करना है? कैसे क्या कमाया, कैसे पता चलता है क्या कमाया? वही तो डेफिनेशन जाननी है, इनकम क्या होती है? सब कुछ अपने वैल्यू एडिशन लॉटरी लग गई, इनकम। किसी से गिफ्ट मिल गया, इनकम कमाई हो गई ना, अच्छी कमाई हो गई। किसी ने धोखे दे दिए 2100 रुपए, इनकम। कैसे कैसे पता चलेगा इनकम क्या होती है? व्हाट इज इनकम? बेसिक मीनिंग तो जानो इनकम का। व्हाट आर द टू प्रिंसिपल? Sir, human skills, labor or asset ownership. Human skills.
तो मेरा टैलेंट नहीं है लोगों को पैर छूता हूँ प्रणाम करता हूँ पैसे मिल जाते हैं. स्किल मस्ट बी देयर. एक्सप्लॉइटेशन ऑफ ह्यूमन स्किल. कोई प्लम्बर है, कोई डॉक्टर है, कोई सीए है, इंजीनियर है, उसको अच्छा बिजनेस करना आता है, क्या बिजनेस इसमें फॉल करेगा? नो. एक्सप्लॉइटेशन ऑफ असेट्स. रेंट है, प्रॉपर्टी को रेंट पर दे दिया आपने, उससे इनकम हो रही है. और ट्रेडिंग, गुड्स परचेज सेल्स. So these are the normal meaning of it. Exploitation of human skill, exploitation of assets. These are the normal meaning of income. And otherwise, then includes the lottery, capital gain, सब डाल दिए हमने. इसलिए वो income है. Gift per se is never income. It's a capital receipt. But 224 में लिख दिया 56 to 10. गिफ्ट रिसीव्ड. क्यों डालना पड़ा सेक्शन? जयललिता जी का रेड हुई, ये 1000 साड़ियां कहां से आई? ये 50 करोड़ केस कहां से आया? तमिलनाडु में मेरे मंदिर बने हुए हजारों, बात आप केस की रखते. बाहर 2 चैरिटी बॉक्स लगे हुए हैं, लोग केस डाल देते हैं. बाहर एक रूम बना रखा है जहाँ जयललिता की मूर्ति रखी हुई है, लोग 1000 साड़ियां रोज की डालते. सारा 2 नंबर से कमाया हुआ जयललिता सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर सका. गिफ्ट पर से इज अ कैपिटल रिसीट. द लॉ वाज अमेंडेड. गिफ्ट रिसीव्ड अदर देन रिलेटिव इज टैक्सेबल. अब लाओ जयललिता. Then why exclusion of relative? जयललिता जी ये नहीं कह सकती तमिलनाडु में मेरा करोड़ों प्रशंसक है, पता नहीं कौन देगा. रिलेटिव हो ना, रिलेटिव की डेफिनेशन ले आओ सामने. आपको छोड़ देंगे, उसको पकड़ लेंगे. भाई ये कौन सा धंधा है? जयललिता का लगती तेरी इतने पैसे कहां से लाए? सोर्स तू बता दे, तेरे को छोड़ देंगे. तो ये लॉ का इवोल्यूशन ऐसे होता है. जिस पर्पस से लॉ लाया गया रिपीट हो जाता है, तो सब्सिक्वेंटली लॉ इज अमेंडेड. तो गिफ्ट पर से इज अ कैपिटल रिसीट, इट्स नॉट इनकम. बट उसका मिसयूज होने लगा तो लॉ में डेफिनेशन डालते हैं. ठीक है. Moving forward, substance of transaction. If a transaction is legally correct as per the law, but if tax authorities realize that the real purpose of the transaction is to avoid tax or misrepresent the intention of the assessee, then the tax authorities will look beyond the form and tax it according to the its substance, not the actual form. ये वो जो प्रिंसिपल हम डिस्कस कर रहे थे, सब्सटेंस ओवर लीगल फॉर्म और लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वील, वो था कोइंसिडेंस. Corporate wheel. The income tax department or court may lift the corporate wheel to look beyond the legal personality of the company and identify the real individuals controlling or benefiting from it. Moving forward, 17, illegal income. Illegal income refers to any income earned through unlawful means, such as bribery, corruption, drug trafficking, etc. Surprisingly, the Income Tax Act 1961 treats even illegal income as a taxable income. Means income, whether illegal or illegal, is taxable under Income Tax Act. Moving forward, लीगल एक्सपेंडिचर भी अलाउड है क्या? 37 वाला में लास्ट टाइम पढ़ा था. क्या हाँ है ना? नहीं अलाउड. इलीगल बिजनेस में सारे खर्चे अलाउड नहीं है, ग्रॉस से टैक्स करना है. इनकम नहीं है ये तेरे इलीगल एक्सपेंस, इलीगल बिजनेस है तो एक्सपेंस भी तो इलीगल ही होंगे. लीगल एक्सपेंस अलाउड करने बस खड़े होके बता. बिजनेस के तो सेम नेचर में है ना, वो और एक्सपेंस तो वो दैट इनकम टैक्स में होगी. ऐसे illegal expenditure prohibited under any of the law is not allowable as per section 37. But illegal business
को अर्न करने के लिए लेजिटिमेट एक्सपेंडिचर है which is not otherwise prohibited under any of the law are allowed expenses. Providing salary to some person is not illegal. Providing rent to run the office is not illegal. Claiming depreciation on assets is not illegal. But if there is illegal expenditure which is prohibited under any law, then that is wrong. Now book entries. The way in which entries are made by the assessee in the books of account is not the determinant. Means assessee कौन से accounting principle follow करके books of account maintain कर रहा है, ये income tax को मतलब ये important concept किसको पता है? Book entries are relevant for determining correct assessment or not. Who will explain? Assessment किसने पढ़ा है? Book entries क्या assessment करने के लिए sufficient है? जो बुक्स में लिख दिया फाइनल नहीं। अभी तो हम कह रहे थे कि जो भी स्टैंडर्ड है आईसीआई लास्ट क्लास में अगर हो पढ़ा आईसीआई में जो स्टैंडर्ड दे रखे हैं वो फॉलो किए जाएंगे। आप कैसे डिटरमाइन करेंगे? टू इनकम असेस कैसे करोगे? जब भी कोई प्रिंसिपल आता है वो ऑलवेज एक्सेप्शन होता है और हम एक्सेप्शन को मेन समझ लेते हैं। प्रॉब्लम इज दिस 90% सिचुएशन में बुक एंट्रीज आर कंक्लूसिव। जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रेगुलरली आप ईयर टू ईयर फॉलो करते आए हैं दैट इज कंक्लूसिव। बट book entries are not only determinative. If it is contradicting particular section, then section will prevail because Income Tax Act income is to be determined as per Income Tax Act and not as per accounting standard. Income Tax Act और book entries में अगर contradiction है तो who will prevail? Income Tax Act. Otherwise, वो otherwise ही 90%. आप जो भी प्रॉफिट डिटरमाइन करोगे, प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑडिटेड बैलेंस शीट, दैट इज फाइन। बट किसी पर्टिकुलर इशू पर अगर देयर एनी कॉन्ट्रडिक्शन है तो इनकम टैक्स एक्ट विल गिव। Now we would be covering some case law. The first one is Madras Industrial Investment Corporation Limited versus CIT. First, we would understand what were the facts. It was a government undertaking जिसने फंड रेज किए थे बाय इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। इन्होंने इशू करे थे डिबेंचर एट ₹1 डिस्काउंट। मींस जो टोटल डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर आया था वो ₹3 लाख के अराउंड आया था। इसमें असेसी का जो क्लेम था वो ये था कि जो 3 लाख का डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर है वो मुझे एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अलाउ होना चाहिए इन द ईयर जिसमें मैंने इशू करे डिबेंचर। बट असेसिंग ऑफिसर ने डिसअलाउ कर दिया ये बोलते हुए कि ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है जिस ईयर में आपने इशू करे डिबेंचर्स। तो इसमें जो लीगल इशू आया वो ये था कि वेदर द डिस्काउंट ऑन द इशू ऑफ डिबेंचर्स इज deferred revenue expenditure or capital expenditure and can it be claimed entirely in the year of issue or should be spread over the period of the debenture. इनकम टैक्स एक्ट में कहीं फंडा है क्या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? कौन सा सेक्शन में डिफाइंड है? ये क्यों बात कर रहे हैं डेफर्ड रेवेन्यू की? ये मदर प्रिंसिपल्स में से है, ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट केस में जैसे हम ये प्रेज्यूम करते हैं कि बेसिक मेजर सेक्शन पता होंगे तो इट इज जनरल प्रेजम्पशन फ्रॉम द स्टूडेंट कि ये केस उसको पता ही होगा इफ यू आर रीडिंग इनकम टैक्स। Deferred revenue expenditure is nowhere defined in the either revenue expenditure or capital expenditure. फिर ये क्या है? Substance over legal form. और कुछ भी कर सकता है। इसमें लोअर अथॉरिटीज का ये डिसीजन आया कि जो असेसिंग ऑफिसर है और जो ट्राइब्यूनल है उन्होंने इसे कैपिटल एक्सपेंडिचर मान के डिसअलाउ कर दिया। बट और इसके साथ ही जो मद्रास हाई कोर्ट है ये होना कैसे? डिस्काउंट ऑन डिबेंचर ये कैपिटल रेवेन्यू है, रेज ऑन हैंड्स कैपिटल, रेज ऑन हैंड्स रेवेन्यू, पूरा होल कुछ भी नहीं मानता इसके ना कैपिटल का रेवेन्यू है। अपनी ओपिनियन तो दो। देखो घबराओ मत,
सब बराबर है, ऑल आर इक्वल। कंफर्म है, मैं जो भी क्वेश्चन पूछूंगा ना 90% प्रोबेबिलिटी है पड़ोसी को भी नहीं आएगा, क्योंकि वो क्वेश्चन ही तो पूछ रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि तुम लोगों का एक ही ताकत है। तो घबराओ मत, किसी को ही नहीं आएगा तो बोल तो दो कुछ लॉजिक, क्या पता सही हो जाए। मद्रास हाई कोर्ट ने भी इसे कैपिटल एक्सपेंडिचर ही माना और जो रेवेन्यू का स्टांस था वो उसके साथ में ही रहा। बट जो सुप्रीम कोर्ट का जो एनालिसिस आया इसके ऊपर वो हम रीड करते हैं एक बार, एज इट इज व्हाट सुप्रीम कोर्ट ने बोला। सुप्रीम कोर्ट सेज इन दिस केस the company had issued debenture at a discount that is for less than the face value and incurred a liability to pay the face value. The discount was to be written off over the period of debenture, although the liability to pay the discount arise in the year the debentures were issued, but the payment was secure a benefit over a number of years. In this sense, it was a liability which could be treated as a deferred revenue expenditure and written off over the period of debenture. It is not a capital expenditure because no asset was acquired, nor any advantage of enduring nature obtained in the capital field. The expenditure was incurred for the purpose of carrying on the business of the company and was therefore revenue in nature. But since the benefit was spread over a number of years, it could be appropriately spread over the period of debentures. यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो डिवेंचर के ऊपर डिस्काउंट है वो हुआ तो एक साल के अंदर ही है, मतलब जिस ईयर में आपने डिवेंचर इशू करे वो सारा खर्चा उसी ईयर में हुआ। बट जो आप पेमेंट कर रहे हो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर का, उसका जो बेनिफिट है वो आपको ओवर अ पीरियड ऑफ मिलेगा डिवेंचर्स पे, तो इसे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मानना चाहिए। इसके ऊपर फर्दर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इट इज ओपन टू द असेसी टू क्लेम्स proportionate reduction spread over the period of debentures. With this observation, the Supreme Court reaffirmed that tax treatment should be governed by the real nature and substance of the transaction rather than rigid technicalities. Hence, the substance over form doctrine applies here. One of the finest judgment है substance over form का काफी ऑल केस। डिबेंचर से लगता है कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, डिस्काउंट से लगता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, पर यहाँ ये बहुत लिमिटेड हम ड्यू टू पॉसिबिलिटी ऑफ टाइम लेते हैं। ये जितने भी केस फ्लोज हैं जब भी बीएनपी पढ़ो इन केस फ्लो को वापस गो थ्रू करें, अलग ही कंसेप्ट बनेगा, अलग ही ग्रेस्पिंग बनेगी सबके। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्योंकि एंड्यूरिंग बेनिफिट नहीं है, कोई नई एसेट क्रिएट नहीं हो रही है, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है। कैपिटल को रेज करने के लिए जो भी एक्सपेंडिचर किए जाते हैं दैट आर टू बी क्रिएटेड एज रेवेन्यू। इसके बाद ये प्रिंसिपल फॉलो किया गया ईयर टू ईयर। बट क्या ये एंटायर रेवेन्यू है? एक लाइन तो सुप्रीम कोर्ट ने वहां क्लियर की, इट्स नॉट कैपिटल, इट्स रेवेन्यू, इट्स नॉट एन एंजिनियरिंग बेनिफिट, एनी एसेट हैज नॉट अराइजन। तो किसी कैपिटल फंड को रेज करने के लिए एक्सपेंडिचर किया गया दैट इज रेवेन्यू। बट क्या ये रेवेन्यू एक साल में इनकम है इसका बेनिफिट, या स्प्रेड है जब तक इसको डिबेंचर की लाइफ है? 10 ईयर का डिबेंचर था, 10 ईयर बाद रिडीमेबल था, तो उन्होंने कहा 10 ईयर तक इसको आप प्रपोर्शनेटली 110 क्लेम है, तो ये रेवेन्यू। पर चूंकि आज अगर पूरा डाल देंगे तो पीएनएल डिस्टॉर्टेड हो जाएगा, आज तो पूरा खर्च गया, 9 ईयर का पीएनएल प्रॉफिट दिखाएगा। तो नया कंसेप्ट उस दिन समझ में आया लोगों को, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसके पहले तो वर्ड ही नहीं सुना। तो ये ऐसे इजाद होते हैं नई नई चीज, तो ये बहुत पुराने केस में है। ब्रीफ एनालिसिस ये था कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर इसलिए नहीं माना बिकॉज इट डिड नॉट ब्रिंग एनी एसेट और एडवांटेज ऑफ एंड्यूरिंग नेचर। इसमें दूसरा ये था कि कमर्शियल अकाउंटिंग प्रिंसिपल भी था कि मैचिंग करो आप जो इनकम आप अर्न कर रहे हो ओवर एक्सपेंडिचर, जो डिवेंचर से होने वाली इनकम है वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम है, जो एक्सपेंडिचर इनकम हुआ है वो भी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम होना चाहिए। सिग्निफिकेंस ये था कि इट सेट एज अ प्रेसिडेंट फॉर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, clarified matching principle in tax accounting and guidance on treatment of discounts. Now before moving second one, first understand when business is set to be commenced. Business commencement is a point at which a company begins its actual commercial operation. That बिजनेस का कमेंस माना जाता है जब ऑफिस का इनॉग्रेशन कर देता है तब
तब होता है बिजनेस कमेंस। और मैं ऑफिस ही नहीं लूँ और ऐसे बिजनेस चलाऊं तो बिजनेस कमेंस नहीं होगा, तब माना जाएगा। कैसे कैसे डेट क्या है, क्या डिटरमाइन होगी? Business is said to be commenced when first revenue generating activity starts. अब बाद में मैंने एड भी दे दिया कि 1 तारीख से नेक्स्ट मैं इनकम टैक्स एक्ट की क्लास चलाऊंगा, जो पढ़ना चाहे आ जाए, उसी दिन बिजनेस कमेंस होगा। अब 1 तारीख को स्टूडेंट कितने आते हैं, नहीं आते हैं, कन्वर्ट होते हैं, नहीं होते हैं, वो सेकेंडरी इशू। जो मैंने एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर किया वो मुझे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट होगा, नहीं है। तो व्हेन बिजनेस इज सेट टू बी कमेंस्ड व्हेन फर्स्ट रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी स्टार्ट्स। Now case law. Second one is Tuticorin Alkali Chemicals and Fertilizers Limited versus CIT. इसमें फैक्ट्स ये थे कि जो कंपनी थी वो इंगेज थी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को सेटअप करने में ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन पीरियड बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस ऑपरेशन। कंपनी के पास सरप्लस फंड्स अवेलेबल थे जो कि उसने शॉर्ट टर्म बैंक डिपॉजिट करवा दिए। उस डिपॉजिट्स के ऊपर अब उसको इंटरेस्ट की इनकम आई, तो वो जो इंटरेस्ट वाली इनकम उसको कैपिटल नेचर का मानना है कि रेवेन्यू नेचर का है। जो कंपनी है उसे क्लेम करा कि जो इंटरेस्ट वाली इनकम है वो कैपिटल इन नेचर होनी चाहिए एंड शुड नॉट बी टैक्स, बिकॉज उसने बिजनेस का वो अभी स्टार्ट नहीं करा था। बट जो लीगल इशू आया वो ये कि इज इंटरेस्ट इनकम ऑन टेम्पररी डिपॉजिट्स और सरप्लस फंड्स शुड बी टैक्सेबल एज इनकम और नॉट। इसमें जो असेसी का आर्गुमेंट्स था वो ये थे कि जो कंपनी है उसने कोई भी बिजनेस अभी तक कमेंस नहीं करा है और जो इंटरेस्ट इनकम है उसको कैपिटल रिसीट्स मानना चाहिए और वो जो एडजस्ट होनी चाहिए उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट के अगेंस्ट में। बट जो उसमें कंटेंशन ऑफ सीआईटी आया वो ये था कि जो द इंटरेस्ट वाज अर्न इंडिपेंडेंटली ऑफ द बिजनेस ऑपरेशन, हेंस इट वाज अ सेपरेट सोर्स ऑफ इनकम अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स regardless whether the business had commenced or not. Now see what Supreme Court analyzed it. What Supreme Court analyzed it. Read. If a person borrows money for a business but utilizes that money to interest, however temporarily, the interest so generated will be income in his hand that will be sold even if the money is borrowed for capital purpose. Means if you are taking a loan for a capital purpose, बट जो आपने लोन का पैसा लिया उसको फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम आपने बैंक में डिपॉजिट करा दिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो इंटरेस्ट बैंक डिपॉजिट से अर्न होगा वो कैपिटल पर्पस के लिए, बिकॉज हमने लोन कैपिटल पर्पस के लिए लिया। फर्दर द यूटिलाइजेशन ऑफ द मनी टू अर्न इंटरेस्ट इन द मीन टाइम इज अ सेपरेट एंड इंडिपेंडेंट ट्रांजैक्शन नॉट कनेक्टेड विद द कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी। The income is being earned because of the investment made and not because of the construction work. The interest income cannot be considered as a part of the cost of construction. Further, the company had a surplus funds in its hand. In order to earn income out of the surplus fund, it invested the amount in short-term deposit. The interest earned on such deposit is clearly of a revenue nature and tax accordingly. इसमें ब्रीफ एनालिसिस ये है कि जो द सोर्स ऑफ फंड्स दैट इज borrowed for capital purpose does not determine the character of the income, rather the nature of the activity generating the income determines it. मींस जिस सोर्स से आपने लोन लिया वो डिटरमाइन नहीं करेगा कि कैपिटल रिसीट है या रेवेन्यू रिसीट है, डिपेंड करता है कि जनरेटिंग एक्टिविटी कौन सी है, उसके हिसाब से रेवेन्यू और कैपिटल नेचर होना चाहिए। It is also well settled that interest income is always of a revenue nature unless it is received by way of damages or compensation. This is true even if the business has not yet commenced. Now case law number 3, Bokaro Steel Limited versus Commissioner of Income Tax. Facts read करते हैं। Bokaro Steel Limited, a public sector undertaking, was setting up an integrated steel plant during the construction period. इसमें ये था कि जो उसने एक बोकारो स्टील लिमिटेड कंपनी है उसने अपने जो कॉन्ट्रैक्टर्स है उसके साथ एग्रीमेंट किया कि आप हमारा लैंड यूज कर लो फॉर लेटिंग आउट स्टाफ क्वार्टर्स,
और उसके अगेंस्ट में उसको रिसीट्स रिसीव हो रही थी। फर्दर उसने क्या करा, जो एडवांस थे मतलब जो एसएससी के पास पैसे थे तो उसने वो एडवांस कर दिए और जो कंस्ट्रक्शन कंपनी थी कॉन्ट्रैक्टर्स, और उसके अगेंस्ट में वो इंटरेस्ट रिसीव कर रखा, और उसने प्लांट एंड मशीनरी भी हायर कर दिए थे उसको, और उसको हायर चार्जेस रिसीव हो रहे थे। इसमें ये इशू था कि जो ये 3 रिसीट्स उसको रिसीव हो रही है वो रेवेन्यू नेचर की मानेंगे कि कैपिटल नेचर की मानेंगे। इसमें लीगल इशू ये आया कि वेदर द अमाउंट received by Bokaro Steel Limited from contractors during the pre-operative period for revenue receipts or capital receipts. Contention of CIT. CIT का ये contention आया कि the company was earning regular receipts. Means जो उसने plant hire किया है उससे उसको regular receipts हो रही है every month, और जो उसने staff quarters hire करे उसके against में भी उसको regular receipts हो रही है, तो ये revenue nature की होनी चाहिए, ऐसा CIT का contention था। बट अभी हमने देखा कि जो इसके प्रीवियस वाला केस था ट्यूटोरी अल्काली वाला, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि जो रेंट इनकम रेवेन्यू होता है, कैपिटल रिसीट होती है। स्टाफ क्वार्टर है, रहने के लिए दिया, उससे रेंट रेवेन्यू है, कैपिटल, इसलिए केस हो गया। रटो मत, चीजों को समझो। किसी के सिर पे लिखा हुआ है कि रेवेन्यू है, इतनी जल्दी कैसे बोल रहे? इंटरेस्ट है तो रेवेन्यू होगा, रेंट है तो रेवेन्यू होगा, कहाँ लिखा? स्कूल डॉक्यूमेंट। इसलिए कहा इस सब केस लॉ को वापस जाके सब जगह नहीं पढ़ोगे तो बिल्कुल समझ नहीं। इतनी सी क्लास में जस्टिफाई कर दी। अब इसका रीजन सुनना क्यों करूँगा? सुप्रीम कोर्ट का एनालिसिस था, it is well settled that the receipts, even though not directly connected with the construction of the plant, may still be treated as a capital receipt if it is closely linked with the setting up of the plant. In the present case, the amount received from the contractors, whether by way of rent or higher charges or otherwise, is integrally linked with the construction of the capital assets. The receipts in question are directly connected with or incidental to the work of construction of the capital asset. To facilitate the work of the contractor, the assessee permitted the contractor to use the premises of the assessee for housing its staff and workers engaged in the activity. Had this facility not been provided by the assessee, the contractor would have had to make their own arrangement, and this would have been reflected in the charges of the contractors for the construction work. Instead, the assessee had provided this facility. अगर कॉन्ट्रैक्टर में जो प्रीमाइस थी वो अगर असेसी से नहीं ली होती तो उसको बाहर से भी कहीं से लेनी पड़ती, और उसकी भी जो कॉस्ट आती वो एट लास्ट कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ही मानी जाती। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो रिसीट्स आ रही है उसके पास उसका कैपिटल रिसीट मान लो। अब आ गया समझ में सबके? अब समझा दो मेरे को पीछे से कोई, किसके समझ में आ गया? कैसे समझा दो, चलो ज्यादा समझ में आता है, पीछे आवाज नहीं पहुंच रही तो इसका केस ही नेक्स्ट लेगा भाई। सब समझा दिया इसने, अब तो समझा दो भाई। Nobody in class? Yes. उसके वर्कर्स जो उधर काम करते हैं वो उधर रहेंगे, अगर मतलब उधर जो एरिया है जहाँ पे मॉल बन रहा है वहाँ पे वो रह रहे हैं, इसका चार्जेस सपोज अपन एज अ रेंट रिकवर करते हैं। अगर अपन को ये फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करेंगे तो कॉन्ट्रैक्टर्स को मतलब लेबर्स रहेंगे तो जो एज अ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो कॉन्ट्रैक्टर को अपने से रिकवर करेगा। देखो प्लांट कंस्ट्रक्शन हो रहा है, प्लांट क्या है? कॉन्ट्रैक्टर जो प्लांट कंस्ट्रक्ट कर रहा है वो 1 साल में बनेगा, उसके लेबर कहाँ जाएंगे? टेम्पररी उनको दे दिया जगह, जमीन, क्वार्टर बना दिया, यहाँ रहो 1 साल आराम से काम करो, इस प्लांट को कंस्ट्रक्ट करना। तो क्या ये इसका बिजनेस है? जो आपने बोल दिया रेंटल इनकम में बिजनेस में रह जाए, रेवेन्यू एक्टिविटी है, तो इसका बिजनेस तो प्लांट से जो गुड्स मैन्युफैक्चर होगा उसको सेल करना है। ये क्वार्टर नहीं बनाता तो उनको अदरवाइज भी देता तो प्लांट की कॉस्ट में तो जाता। ये कहाँ से दिमाग में आ गया कि रेंट इनकम हो गई तो आपने रेंट ले जाओ साहब, ये क्रेडिट कर दो।
ठीक है, And the last one case law is Chalapalli Sugar Limited versus CIT. इसमें ये था कि जो assessee है वो engaged है in manufacturing of a plant. Before starting commercial production, उसने लोन लिया for purchase of plant and machinery और उसके ऊपर इंटरेस्ट पे कर रहा था वो. तो assessee का कंटेंशन ये था कि जो वो इंटरेस्ट पे कर रहा है वो उसकी एक्चुअल कॉस्ट का पार्ट होना चाहिए, जो वो प्लांट एंड मशीनरी मींस कैपिटलाइज होना चाहिए. इंटरेस्ट कैपिटलाइज होगा कि रेवेन्यू होगा? इंटरेस्ट नाम सुनते ही डाल दो पीएनएल में, बोल दो कैपिटलाइज होगा. सारा इंटरेस्ट कैपिटलाइज होता है. खड़े होके बताओ कोई भी. इंटरेस्ट का स्टेटमेंट क्या होता है? इंटरेस्ट कैपिटलाइज होगा, रेवेन्यू होगा? इसमें लीगल इशू ये था whether interest paid on borrowings utilized for acquiring and installing fixed asset before commencement of production should be capitalized as a part of actual cost of the asset for depreciation and development rebate purpose or whether it should be treated as revenue. Now what Supreme Court analysis इस पे क्या है वो रीड करते हैं. The accepted view seems to be that in the case of a newly started company which is in the process of constructing and erecting its plant, the interest incurred before production commences may be capitalized. Interest incurred means actual interest paid or payable in respect of borrowings which are used to finance capital expenditure. In no circumstances should imputed interest be capitalized, such as interest on equity or preference capital at a nominal rate. Interest on capital during construction paid in accordance with the provision of section 208 of the Companies Act may however be capitalized. अकेला लगे ना, बेसिक मदर प्रिंसिपल जो अकाउंटिंग के हैं 90% वही फॉलो होते हैं. सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि अप टू कंस्ट्रक्शन पीरियड एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड कंपनीज एक्ट आर रिक्वायर्ड टू बी कैपिटलाइज्ड बिकॉज अदरवाइज नोवेयर रिटन इन द एक्ट इट वुड नॉट बी अलाउड. Until unless otherwise written, all the accounting standard, all the Companies Act sections are equally applicable. So this is another example. The book entries are not relevant. वो exception था, क्योंकि वहाँ some other thing was quoted under income tax. तो अगर otherwise नहीं हो तो accounting standard में जो treatment है वो ही माना जाए. Further, it would appear from the above that the accepted accountancy rule for determining the cost of asset is to include all expenditure necessary to bring such asset into existence and to put them in a working condition. In case money is borrowed by a newly started company which is in the process of constructing and erecting its plant, the interest incurred before commencement of production on such borrowed money can be capitalized and added to the cost of fixed asset. The above rule of accountancy should, in our view, be adopted for determining the actual cost of the asset in the absence of any statutory definition or other indication to the contrary. And further, the term actual cost है define नहीं है income tax act में कहीं. previous case law में एक इंटरेस्ट इनकम आपको जनरेट हो रही थी. हमने टेम्पररी पीरियड उसको एक इन्वेस्टमेंट में पास करा था, उससे हमको टेम्पररी इनकम जनरेट हो रही थी. और प्रीवियस केस लॉ में हमने जो रेंट जो हमने हमारी प्रीमाइसेस की उसको अपन ने रेंट पे दिया, उससे जो इनकम जनरेट हो रही थी वो कैपिटल रिसीव की थी. और जो प्रीवियस टू प्रीवियस में जो अपन को इंटरेस्ट इशू हुआ था वो सेटल हो रहा था. वही है सर. तो इसमें डिफरेंस कहां है? Difference is for is right से क्लियर होगा. और ट्यूबी अल्काली वर्सेस छालापल्ली शुगर की डिस्टिंक्शन. फर्स्ट इसमें ये था कि जो इनके प्रेजेंटेशन के बाद भी समझ नहीं आएगा जब तक पूरे केस में नहीं समझोगे. आई वुड बी वेरी हैप्पी कि ऑल ऑफ यू ये केस को पढ़ के फिर मेरे से डिस्कस करने आओ. आई एम ऑलवेज ओपन, नॉट ओनली इन दिस सैटरडे क्लास, इवन आफ्टर दैट यू कैन कम, बट उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, केस पढ़ना पड़ेगा. इसमें जो ट्यूटी कॉरेंट वाला केस था उसमें नेचर ऑफ फंड्स थे कि सरप्लस फ्रॉम टेम्पररी इन्वेस्टेड. बट इन छालापल्ली शुगर वाले में जो इंटरेस्ट पे कर रहा है, जो उसने लोन लिया था, वो बोरोड कैपिटल यूज्ड फॉर एक्विजिशन ऑफ एसेट. मींस जो पर्पस है यहाँ पे
वो ये था कि एक जगह उसको शॉर्ट टर्म बैंक डिपॉजिट से इंटरेस्ट आ रहा है, दूसरी तरफ उसने जो कैपिटल बोरो करा और जो इसके ऊपर इंटरेस्ट पे करा फॉर कैपिटलाइजेशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। दूसरा इसमें जो इसलिए ये स्लाइड स्पेसिफिकली मैंने डलवाई कि दोनों में डिफरेंस क्या है। आई वाज एक्सपेक्टिंग कि ये क्वेश्चन आए। इसमें ये था बिजनेस तो दोनों में कमेंट्स नहीं हुआ, बट एक में अपन ने उसको कैपिटलाइज करा और दूसरे में उसको रेवेन्यू नेचर माना। एक में अपन ने कैपिटलाइज इसलिए करा वो कंस्ट्रक्शन वाले में कि उसमें जो रिसीव्स उसको रिसीव हो रही थी वो फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी से इंटीग्रली लिंक थी, मींस वो सेपरेट पार्ट नहीं था, वो कोई बिजनेस नहीं कर रहा था, ना उसने कोई इंडिपेंडेंट सोर्स से इंटरेस्ट अर्न किया। बट सेकंड केस के अंदर जो उसने बैंक डिपॉजिट से इंटरेस्ट अर्न करा वो इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ इनकम, मींस उसका मेन बिजनेस कुछ और है, बट जो उसको इंटरेस्ट अर्न हो रहा है वो बैंक डिपॉजिट से हो रहा है, इसलिए उसको रेवेन्यू नेचर का माना और उसको टैक्सेबल माना रेवेन्यू नेचर में इनकम अंडर अदर सोर्स, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। देखो बेसिक कंसेप्ट है, बाकी सारे चीज क्लियर था, केवल एक जो इंटरेस्ट इनकम है वो है सरप्लस फंड। जैसे ही सरप्लस फंड है तो बिजनेस आइडिया आउट होता है। एक जा गया अदर सोर्स, बात ही करना अदर सोर्सेज में वो रेवेन्यू इंटरेस्ट इनकम पर इन ऑल अदर केसेस या तो वो कैपिटलाइज हो रहा है प्लांट कंस्ट्रक्शन तो रेगुलर रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी है तो रेवेन्यू में जाएगा, दिस इज द मदर एज पर कॉम्प्लेक्स। बट वहां सरप्लस फंड का रेंट जो आ रहा था वो सरप्लस फंड नहीं, अदरवाइज आल्सो ही वांट्स टू इनकर द एक्सपेंडिचर इन द प्लांट। प्लांट की कॉस्ट आप क्या मानते हो? प्लांट का मटेरियल, प्लांट को बनाने की लेबर, वो लेबर का चाहिए। आप या तो लेबर को एक्स्ट्रा कंपनसेशन दे दो कि वो रह सके, तो लेबर आपके व्यवस्थित तो आइए एक साल उनको यहाँ रहना है, या तो आप उनको एक्स्ट्रा कंपनसेट दे दो या उनका रहने का अरेंजमेंट कर दो। लेबर कहाँ से आएगी, आदमी काम कैसे करेगा, वो कॉस्ट किसकी है? वो आपका सरप्लस फंड है, वो तो कैपिटलाइज होना ही। इंटरेस्ट उसका बिजनेस अभी प्रोडक्शन इज टू स्टार्ट, उसके पास फंड है, सरप्लस फंड है, टेम्पररी पास करते वो जैसे ही बिजनेस में चल जाएंगे अगेन कैपिटल रेवेन्यू हम उस टाइम पे डिस्कस करेंगे। भैया ऐसे प्रेजेंट यश कुछ 5 keys laws आगे भी डिस्कस करूंगी। There are some benchmarks of related or particular sections of income tax act. So starting with the first, it is Mysore Minerals Limited versus CIT. Supreme Court of India की है सारे case law. So this case law bench जो थी राजेंद्र बाबू जी and RC रावती plus JJ इन तीन की सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने इस कोर्ट का डिसीजन लिया था। ये केस का डिसीजन जो आया था 4 सितंबर 1999 को आया था और जो रेलेवेंट असेसमेंट ईयर है वो है 1981 and 82। So let's move forward towards the facts of the case. फटाफट से केस के फैक्ट्स एक बार देखते हैं कि केस में एक्चुअली में था क्या। मैसूर मिनरल्स लिमिटेड एक जो एप्लीकेंट है इसके अंदर वो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी जिसने अपने स्टाफ के लिए लोअर इनकम ग्रुप के जो हाउसेस थे वो परचेज किए थे। इसने हाउसिंग बोर्ड से वो अपने स्टाफ के हाउसेस परचेज किए और पार्ट पेमेंट कर दिया था। ऑन मेकिंग द पार्ट पेमेंट उसे प्रदर्शन मिल गया था प्रॉपर्टी का, बट स्टिल द रजिस्टर्ड डीड ऑफ कन्वेंस वाज नॉट रजिस्टर्ड इन फेवर ऑफ द एसएससी। तो इस केस के अंदर जो एसएससी है उसने सेक्शन 32 के अंदर डेप्रिसिएशन क्लेम किया ऑन दोस बिल्डिंग्स, बट यहाँ के असेसिंग ऑफिसर ने उस क्लेम को रिजेक्ट कर दिया सेइंग दैट the assessee is not the owner because अभी तक रजिस्टर्ड डीड साइन नहीं हुई है in the name of the assessee because अभी तक पार्ट पेमेंट हुआ है but the ownership but the possession of the property was transferred और जो assessee है वो उसको यूज करा था for its business purpose। then ये केस गया CIT के पास। CIT ने असेसिंग ऑफिसर की जो क्लेम था उस CIT ने असेसिंग ऑफिसर ने जो बोला उसे रिजेक्ट करते हुए बोला बिकॉज़ ये बिजनेस पर्पस के लिए यूज कर रहा है एंड ही इज एक्टिंग एज एन ओनर और इसकी पोजीशन में है बिल्डिंग, इसकी डोमिनेशन में है बिल्डिंग, सारी बिल्डिंग, सो ये क्लेम कर सकता है डेप्रिसिएशन। देन अगेन रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने फर्दर अपील करी टू इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल जिसमें जो CIT का रूल था, जो CIT ने ऑर्डर दिया था उसको साइड करते हुए एओ के जजमेंट को ही पास किया। देन ये कर्नाटक हाई कोर्ट के अंदर गया
वहां पे भी कर्नाटक हाई कोर्ट में अपीलेंट के अगेंस्ट ही डिसीजन आया। देन अपीलेंट ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस केस को अपील किया कि क्या सेक्शन 32 के अंदर डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हैं क्या। So first of all, a very good question. What is section 32 of Income Tax Act? Depreciation. तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट यहाँ जो हमारा लीगल इशू है सेक्शन 32 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट की यहाँ पे बात हो रही है। सेक्शन 32 क्या बताता है कि इट अलाउज डिडक्शन फॉर डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्लेम करने के लिए टाइम रिक्वायरमेंट क्या है? सेट्स सेट मींस ऑनरशिप, ऑनरशिप ही नहीं है, डॉक्यूमेंट्स रजिस्ट्रिंग नहीं प्रॉपर्टी बिल्डिंग, क्या डेप्रिसिएशन क्लेम हो सकता है? ऑनरशिप ही नहीं है। यस, एग्जांपल सब्सटेंस और लीगल फॉर्म और कैसे इंटरप्रेट करें, इसलिए आंसर तो ये अदरवाइज तो प्रूव है ऐसा बिल्डिंग है, ये कहाँ चल रहा है, ये फैक्ट्री है, ये आदमी रहते हैं, सब चीज चल रहा है, सब काम हो रहा है। टाइटल डॉक्यूमेंट सिंपली रजिस्टर नहीं हुआ, कहीं मिलना नहीं हुआ या नहीं कराते कई लोग, 8% कौन दे रहा है, सिंपली ट्रांसफर कर लिया, एग्रीमेंट कर लिया, उसको दे दिया तो it may be the violation of stamp duty but not the violation of income tax। जेल तो उस डोम को भी अभी जो इलीगल इनकम अर्न कर रहा है तो बाद में पहले इनकम टैक्स से भाई 30% टैक्स देगा तो जेल चल जाएगा, मेरे को किससे लगेगा? दो अलग अलग एक्ट है, तो कितना फाइन डिस्टिंक्शन आना चाहिए कि 37(1) में क्या अलाउड नहीं है, if prohibited under any other law, is it prohibited? No. एक्सपेंडिचर का कोई इश्यू नहीं, रजिस्ट्री करानी थी नहीं कराई, किसी रीजन से मिला रेट नहीं हो सकते, व्हाटएवर जब भी एक्सप्लेनेशन देना देगा, बट इन सब्सटेंस प्रॉपर्टी इशू तो डेप्रिसिएशन कैन बी क्लेम। अगर हम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट को देखें, बिकॉज रजिस्टर्ड डीड ट्रांसफर नहीं हुई है तो वहां लीगल ओनरशिप तो नहीं है, बट यहाँ पे जो असेसी है वो एज अ बेनिफिशियल ओनर एक्ट कर रहा है। तो जो इंटरप्रिटेशन निकला है ओन वर्ड का, वो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि यहाँ पे ओन वर्ड का या ओनरशिप का एक वाइडर मीनिंग लेना चाहिए। तो वहाँ जो की रूलिंग प्रिंसिपल क्या बोला गया था, that anyone in possession of property in his own title exercising such dominion over the property as would enable others being excluded therefrom and having the right to use and occupy the property and to enjoy its usufruct in his own right would be the owner of the buildings, though a formal deed of title may have not been executed and registered। यहाँ ये ओनरशिप की डेफिनेशन इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो बहुत सारी डेफिनेशन दी थी, इट इज वन ऑफ द डेफिनेशंस जो कंसीडर की गई थी, एंड दिस इज द की रूलिंग प्रिंसिपल इस केस का कि जो वाइडर हमें हमेशा अगर दो लॉ अगर कोई भी इंटरप्रिटेशन किसी भी वर्ड के दो इंटरप्रिटेशंस निकल रहे हैं तो हमेशा जो असेसी के फेवर में होता है हमें वो इंटरप्रिटेशन लेना चाहिए। सेक्शन 32 लीगल अगर हम लोग लेजिस्लेचर का इंटेंशन मानेंगे तो यही है कि जो असेसी है उसको डिडक्शन मिलना चाहिए अगर वो कोई भी एसेट को यूज कर रहा है, उसने उसके अंदर इन्वेस्ट किया है, उसे अपने बिजनेस और प्रोफेशन पे यूज कर रहा है और उसके वेयर एंड टियर हो रहा है, तो उसका जो डिडक्शन है उसको अलाउड होना चाहिए। अब यहाँ पे ओनरशिप अगर हम ट्रांसफर ऑफ लीगल अगर हम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अकॉर्डिंग जाए तो लीगल ओनरशिप नहीं है, बट यहाँ पे हमारी उनके डोमिनेशन है उनके पास और बेनिफिशियल ओनर एक्टर है तो इसलिए उनको डेप्रिसिएशन क्लेम मिल जाएगा। यहाँ पे ओनरशिप को इंक्लूड ओनरशिप के अंदर इंक्लूड किया है कलेक्शन ऑफ राइट्स, राइट टू यूज एंड एंजॉय प्रॉपर्टी विद राइट टू कंट्रोल, उनका प्रॉपर कंट्रोल था प्रॉपर्टीज के ऊपर। और पर्पस ऑफ डेप्रिसिएशन को डिफाइन किया है कि टैक्स बेनिफिट बिलोंग्स टू वन हु इन्वेस्ट इन इट, यूटिलाइजेस एंड बेयर लॉस ऑफ असेट। इसलिए ये जो डिसीजन है ये एससीसी के फेवर में आया था बिकॉज़ उन्होंने इसके अंदर इन्वेस्ट किया है, वही उसको यूटिलाइज कर रहे हैं और जो भी उसका लॉस हो रहा है उसको वही बेयर करेंगे। फाइनल जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट का था उन्होंने हाई कोर्ट के डिसीजन को असाइड करते हुए अपील जो अपीलेट था माइसुन विंडोज लिमिटेड उसके फेवर के अंदर डिसीजन दिया।
कोर्ट की रीजनिंग में ये बताया कि एक साथ प्रॉपर्टी के दो ओनर्स नहीं रह सकते हैं। हम अगर आप सेक्शन 32 के अंदर कंपनी को डेप्रिसिएशन का डिडक्शन अलाउ नहीं करोगे तो आप, क्योंकि वो लीगल ओनर नहीं है, तो आप जो हाउसिंग बोर्ड है उसको भी डिडक्शन अलाउ नहीं करोगे क्योंकि वो अपने बिजनेस पर्पस के लिए यूज नहीं कर रहा। तो इसी तो सेक्शन 32 का जो मेन पर्पस है डिडक्शन मिलना ऑफ डेप्रिसिएशन, वो भी ट्रू नहीं होगा। इसलिए उसके अंदर जो कोर्ट ने जो रीजनिंग दी थी उसमें बोला था कि दो ओनर एक साथ नहीं हो सकते, इसलिए जो ओनर है वो है एप्लिकेंट दैट इज माइसोर लिमिटेड और उनको डिडक्शन पेड होगा। ये कोर्ट ने स्पेसिफिकली फाउंड किया असेसी पेड प्राइस पार्ट ऑफ प्राइस, he was placed in position as owner, he used buildings for business purpose only and he had dominion over the property and allotted quarters to staff in its own right, so उसके पास full right था उसको यूज करने का और उसने उसको एक्सरसाइज भी किया, इसलिए डिडक्शन वाज अलाउड। नाउ इससे कुछ की इंपैक्ट्स क्या हो सकते हैं। लीगल प्रेसिडेंट जो सुप्रीम कोर्ट ने एस्टैब्लिश किया, बेनिफिशियल ओनरशिप एविडेंस बाय पोजीशन एंड यूज suffices for claiming depreciation under section 32। मतलब कि हमें लीगल ओनरशिप देखना नहीं होता सेक्शन 32 ऑफ इनकम टैक्स के अंदर। अगर हमारे पास पोजीशन है प्रॉपर्टी का, हम उसको यूज कर रहे हैं तो बेनिफिशियल ओनरशिप ही सफिशिएंट है सेक्शन 32 के अंदर डेप्रिसिएशन क्लेम करने के लिए। सब्सटेंस ओवर फॉर्म, जैसे कि उन्होंने भी एक्सप्लेन किया और सर ने एक्सप्लेन किया, यही रूल यहाँ पे लगा है कि यहाँ पे सब्सटेंस ओवर फॉर्म का रूल लगा है। बिजनेस रियलिटीज tax treatment aligns with day-to-day business practices, recognizes possession and use of buildings, even when full payment or part payment or formal documentation is pending। अगर कुछ भी documentation भी pending होगी, but अगर वो day-to-day business में use कर रहे हैं, उनके पास ownership है या possession है, तो वो depreciation claim कर सकते हैं। तो हम as a students हम क्या देख सकते हैं कि जो भी अपना client है, अगर वो क्लेम कर सकता है डेप्रिसिएशन जिस तारीख से वो उसको यूज कर रहा है। अगर उसकी लीगल डॉक्यूमेंट्स ट्रांसफर नहीं हो रहे उसकी नेम पे और वो बोले कि तब से डेप्रिसिएशन क्लेम हो, तो इट इज नॉट, अगर उसको बिजनेस में यूज कर रहा है तो वो तब से डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकता है। बट 10 to 15 minutes more. So the next case is Paliman Naval Kishore and Commissioner of Income Tax। इसका तो जजमेंट आया था 10th of January 1997। अगेन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का केस है। फैक्ट्स ऑफ द केस क्या थे कि असेसी एक ऑपरेट कर रहा था नवल टॉकी सिनेमा थिएटर इन पानीपत। असेसी ने फर्स्ट ऑफ ऑल 1937 में 70,000 में फैक्ट्री बिल्डिंग खरीदी थी। लेटर उसने उसको सिनेमा हॉल के अंदर यूज करना स्टार्ट किया और वो एक नवल टॉकीज की नेम से सिनेमा थिएटर चला रहा था। देन लेटर इन द ईयर 1960-61 के अंदर उसने एक्सटेंसिव रिपेयर्स के अंदर 1,20,000 जो कि उस टाइम पे कंसिडरेबल अमाउंट था, इतना अमाउंट उसके रिपेयर्स में खर्च किया। और रिपेयर्स में उसने न्यू मशीनरी 16,000, न्यू फर्नीचर्स परचेज किया 27,000, न्यू सैनिटरी फिटिंग्स कराई, न्यू इलेक्ट्रिकल वायरिंग रिप्लेसमेंट्स कराया और अदर एक्सटेंसिव स्ट्रक्चरल रिपेयर्स करवाए। मतलब उसने टोटल मिला के पूरा रेनोवेट करवाया था उस बिल्डिंग को। और जिस टाइम तक रेनोवेट हो रहा था तब तक बिल्डिंग जो थी और थिएटर था वो क्लोज था। तो यहाँ जो लीगल इशू आ रहा है that whether the expenditure is qualified as current repairs deductible under Income Tax Act or constituted as capital expenditure। क्या ये एक्सपेंडिचर को कैपिटल माना जाएगा या रेवेन्यू माना जाएगा? बिकॉज है तो रिपेयर्स ही। अगर हम रिपेयर्स को बोले, अगर हम इस रूम को रेनोवेट कराए, लाइट फिटिंग्स और कुछ भी, तो वो रिपेयर्स ही होगा और रिपेयर्स इज रेवेन्यू इन नेचर। बट यहाँ जो खर्चा हुआ है इट इज कंसिडरेबल इन अमाउंट, तो इसको रिपेयर को रेवेन्यू माना जाए, कैपिटल माना जाए। कैपिटल वाइज एंड्यूरिंग बेनिफिट तो अपन कुछ भी रिपेयर कराए उसका होगा ही, अपने को रिपेयर कराते हैं इसलिए कि वो मेंटेन हो सेट। डिस्टिंक्शन क्या कोई नई एसेट बन रही है क्या? पहले भी उस सिनेमा थिएटर की कैपेसिटी 500 थी है। खर्चा नहीं करता तो हो सकता है सिनेमा ही बंद करना। मतलब उन्होंने कहा था सिनेमा तो चल रहा था, टिकट की प्राइस कम है, एक साथ प्राइस बढ़ा दिया। नई सिनेमा में लाइव मतलब सिनेमा बिल्कुल हिट हो रहा है। क्या इसको सिंपली ओवरऑलिंग कराना, रिपेयर कराना ही सो तो इट वुड टेक अमाउंट टू कैपिटल।
वॉल सीलिंग अच्छी सी करा देता है, कुछ डेकोरेटिव आइटम लगा देते हैं, वापस व्हाइट वॉश करा देता है, चेयर्स पे अच्छे से कवर लगा देते हैं। क्या रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी इंक्रीज है? पहले भी 500 सीट थी, अब भी 500 सीट है, तो क्या ये कैपिटल माना जाएगा रेवेन्यू? कोई न्यू असेट्स एक्सिस्टेंस में आई है? कोई एंड्यूरिंग बेनिफिट एक्स्ट्रा मिल रहा है? ये मैंने जो बोला वो टिकट प्राइस इंक्रीज हो गई है क्या? सिविल एक्सपेंस जो 514 केस है उससे डिटरमाइन नहीं हो रहा है कि टिकट प्राइस इंक्रीज हुई है नहीं हुई है, बट जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था उसके अंदर उन्होंने क्या कंसिडर किया, क्या रीजनिंग रखी है, उसको एक बार देख लेते हैं। उन्होंने जो स्कोप जो रेलेवेंट सेक्शन है इनकम टैक्स एक्ट का उस वक्त 10 टू रीच हो गई था, पर जो अभी अब हट चुका है वो अलाउ करता है डिडक्शन फॉर करंट रिपेयर्स ऑन बिल्डिंग्स, मशीनरी, प्लांट एंड फर्नीचर। अगर आप कुछ भी रिपेयर कराओगे बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, तो आपको करंट रिपेयर की तरह अलाउ जाएगा एज अ डिडक्शन। बट सुप्रीम कोर्ट ने इसको टेस्ट किया कि क्या ये कैपिटल है या रेवेन्यू इन नेचर, तो क्या इसके अंदर प्रिजर्व एग्जिस्टिंग एसेट, क्या एग्जिस्टिंग एसेट प्रिजर्व हो रहा है या न्यू एसेट इनको एग्जिस्टेंस आ रहा है, या कुछ एंड्योरिंग बेनिफिट्स मिल रहे हैं एसएससी को। एग्जिस्टिंग एसेट प्रिजर्व हो रही है कि न्यू एसेट्स आ रही है? अब कैपिटलाइज होना चाहिए आपके हिसाब से। अमाउंट बहुत ज्यादा है, प्लस आप ये अमाउंट ज्यादा हो गया तो क्या हो गया? मैं इसमें ज्यादा व्हाइट वॉश कर रहा हूँ, उससे क्या हो जाएगा? तो ये कहाँ लिखा है इसमें? चल रहा था पहले ही चल रहा था। इन्होंने कहा था कि एक्सटेंसिव रिपेयर करें, मतलब बहुत ज्यादा रिपेयर करा। ये भी हो सकती है, एक्सटेंसिव की क्या कहते हैं? These all are always case to case. Facts of the case. तभी तो केस लो है, सुप्रीम कोर्ट तक ट्रेवल ही क्यों करते हैं? इस केस में हमने क्यों डिटरमाइन किया वो पढ़ना इंपॉर्टेंट। अब कैपिटल नेचर की जो रीजनिंग है, the expenditure was for total renovation not mere preservation। मतलब अगर हम रिपेयर्स एंड करंट रिपेयर्स के लिए जो भी खर्चा कराते हैं, जब नीड राइज होती है देन वी डू इट, बट यहाँ पे जो एक कंसिडरेबल अमाउंट खर्चा हुआ था इट वाज फॉर टोटल रेनोवेशन ऑफ द सिनेमा थिएटर, जिस वजह से उसको थोड़े टाइम के लिए बंद भी रखा था। यहाँ न्यू फर्नीचर, न्यू मशीनरी सब बिल की गई थी, और पूरा रेनोवेशन के अंदर जो उसके वॉल्स और सब पे है वो एक्सटेंसिव खर्चा किया गया था और बहुत ज्यादा रिपेयर्स हुए थे। तो जो उनका इंटेंशन था बिहाइंड दैट, वो उसके जो न्यू एसेट क्रिएट नहीं हो रहा है, बट उसके जो बेनिफिट्स है मे बी वो उसके अंदर केस के अंदर डिफाइन नहीं है क्लियरली, बट मे बी उन्होंने टिकट प्राइस बढ़ा दी होगी। जो भी आदमी सिनेमा हॉल में एंटर हुआ उसने कहा ये नई बिल्डिंग बननी है, तो हो गया क्या? सब न्यू एसेट शुड कम इनटू एग्जिस्टेंस। इतना ओवरहोलिंग किया कि जो घुस रहा था वो कहता कि यार क्या तो पहले था सिनेमा हॉल और अब देखो क्या बनाया है। तो सम ये इस रिमार्क की आज से इम्पोर्टेंट, इतना ओवरऑलिंग था, दो कैपेसिटी नॉट इंक्रीज, स्टिल इट इज अ रेवेन्यू। अदरवाइज सारे केस में कैपेसिटी अनाउंस नहीं होने का रेवेन्यू डाल दिया। तो दिस वाज द एक्सेप्शन फर्स्ट टाइम। तो ये सारे केस लो अपने आप में माइलस्टोन। तो यहाँ पे जो अपीलेंट की जो अपील थी उसको डिसमिस करा सुप्रीम कोर्ट ने, और एक्सपेंडिचर को कैपिटल नेचर का बताया। इट इज नॉट डिडक्टेबल एज कैपिटल रिपेयर्स एज करंट रिपेयर्स अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। और कोर्ट की रीजनिंग थी that what the assessor did was not mere repairs but a total renovation of the theater, new machine। असेसी ऑलवेज चाहेगा फर्स्ट ईयर एक्सपेंडिचर मिल जाए रेवेन्यू है। असेसी आपको ये चीज लेके आएगी क्योंकि आप असेसी की तरफ से आर्ग्यू करेंगे once you become qualified CA and start practice। तो वहां इस लॉजिक पे नहीं जाना है कि ये तो कैपिटलाइज है, असेसी आपको कैसे नहीं देगा इस बात के बिल्कुल तो ऑलरेडी ये हो गया। तो try to give logic or thinking process from the assessor's point of view. How can you satisfy him? कैसे बोल देगा डिपार्टमेंट धोख देगा, इधर बोल के क्या फायदा है? तो बिकॉज वहाँ पे न्यू मशीनरी, फर्नीचर, सैनिटरी फिटिंग सब इंस्टॉल हुए थे और एक्सटेंसिवली रिपेयर हुआ था, तो इसलिए कोर्ट ने हर चीज को कंसीडर करते हुए इसे कैपिटल नेचर का। Don't talk to each other or don't use your mobile phones and computers. Next time get information. Please give attention to the class. तो इससे हम क्या implications दे सकते हैं?
क्लैरिफिकेशन फॉर करंट रिपेयर टेस्ट, जो करंट रिपेयर होता है वो फॉर एग्जिस्टिंग जो असेट है उसके मेंटेनेंस और प्रिजर्वेशन के लिए होता है। कोई भी न्यू असेट अगर अराइज हो रही है या कुछ भी आपको एडवांटेज मिल रहा है तो उसको कैपिटल नेचर की तरह उसके स्कोप या उसके पर्व्यू से भी जज करना चाहिए। ऑब्जेक्टिव असेसमेंट बाय कोड, कोड एग्जामिन करेगा नेचर ऑफ वर्क अंडरटेकन, स्केल ऑफ एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू असेट वैल्यू, कि जो असेट वैल्यू से कितना खर्चा मतलब उसमें कितना खर्चा किया गया है, वेदर कोई असेट क्रिएट हुई थी नहीं हुई थी, और कमर्शियल एक्सपीडियंसी rather than theoretical distinctions। अगर हम सिर्फ वर्ड पे जाए रिपेयर्स तो theoretical distinction की जगह हमें कमर्शियल एक्सपीडियंसी और जो इंटेंशन है एसएससी का वो देखना चाहिए था। अकाउंटिंग गाइडलाइंस हेल्प्स डिस्टिंग्विश बिटवीन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। हम यहाँ पे इस केस से समझ सकते हैं कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बीच का डिस्टिंक्शन। दिस इज अ बेंचमार्क केस जो कि हमें बताता है कि मतलब बेंचमार्क तो वैसे नहीं बोलूंगी बिकॉज़ केस टू केस फैक्ट्स टू फैक्ट्स अलग-अलग डिफरेंसेस अलग-अलग डिसीजंस कोर्ट के निकल सकते हैं। कुछ और किसी कंपनी ने अगर ऐसे ही सिमिलर रिपेयर्स कराया हो, पूरा रेनोवेट कराया हो, मे बी उनके लिए वो इतना बड़ा नहीं हो या उनके कुछ असेट क्रिएट नहीं हो रहा हो या उनके कुछ फ्यूचर बेनिफिट्स क्रिएट नहीं हो रहे, तो तब कोर्ट उस चीज को एज करंट रिपेयर ट्रीट करेगा। सो इट ऑल डिपेंड्स केस टू केस। नेक्स्ट केस इज CIT वर्सेस वॉलचंद एंड कंपनी। It is again a Supreme Court of India case। अब इसकी बैकग्राउंड और इसके अंदर क्या डिस्प्यूट था। वॉलचंद एंड कंपनी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी जो कि एज अ मैनेजिंग पार्टनर एज अ मैनेजिंग एजेंट 9 पब्लिक लिस्टेड कंपनीज की एक्ट कर रही थी। देन बिजनेस के अंदर 3 डायरेक्टर्स थे और 3 एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स थे। जो डायरेक्टर्स थे उनकी इनिशियल सैलरी वाज 2500 रुपीस पर मंथ। देन हुआ क्या, इन द ईयर 1952 एक रेजोल्यूशन पास हुआ जहां पे 3 डायरेक्टर्स की जो सैलरी थी वो 1000 रुपीस पर मंथ से इंक्रीज कर दी गई विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट फ्रॉम 1st April 1952। एंड आउट ऑफ द 3 एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स 2 की सैलरी वर इंक्रीज बाय रुपीस 500 और एक की बाय रुपीस 750 पर मंथ। Then that financial year passed. Next financial year में भी again further increment हुआ in direct officer salary by rupees 500 and 250 rupees per month। अब जो इनकम टैक्स ऑफिसर था उन्होंने इस जो डिडक्शन या सैलरी जो भी इंक्रीज था रेम्यूनरेशन का उसको डिसअलाउ कर दिया इन द असेसमेंट ईयर 1953-54 और 1954-55 के लिए। कहकर कि ये जो आपका इंक्रीमेंट है इन द सैलरी और द रेम्यूनरेशन ये आपकी प्रॉफिट से मैच नहीं कर रहा है या फिर जो आपके प्रॉफिट्स है वो इतनी नहीं है, उसके कंपैरिजन में the expenditure is or the increase in the remuneration is not justifiable, ये reasonable नहीं है। असेसिंग ऑफिसर का ये पॉइंट ऑफ व्यू था। कंपनी जब उनसे पूछा गया कंपनी से कि इतना इंक्रीज इन रेम्यूनरेशन क्यों है, तो कंपनी ने अपना जस्टिफिकेशन दिया कि साइटिंग के एक्सपेंशन के चक्कर में जो स्ट्रेस है ऑफिसर्स और डायरेक्टर्स पे वो बहुत आ गया है, इस वजह से इंक्रीज हुआ इन रेम्यूनरेशन। अब आईटीओ के डिसअलाउ करने के बाद उन्होंने बोला कि जो इंक्रीज इन प्रॉफिट्स है उससे रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। देन एपलेट असिस्टेंट ऑफ कमिश्नर ने कंफर्म किया डिसअलाउंस को। ट्रिब्यूनल के पास जब ये केस गया उसने पार्शियली अलाउ किया इंक्रीज को, बट कुछ रीजन नहीं दिया पार्शियल डिसअलाउंस का। मतलब उन्होंने क्या किया था, उन्होंने जो डायरेक्टर्स की रेम्यूनरेशन था उसको तो अलाउ कर दिया था और जो ऑफिसर्स का एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स का जो इंक्रीज इन रेम्यूनरेशन था उसको डिसअलाउ कर दिया था कि और उसका कुछ रीजन उन्होंने दिया नहीं था ट्रिब्यूनल ने, बिकॉज़ पार्शियल डिसअलाउंस का रीजन दिया नहीं गया था। तो हाई कोर्ट ने रूल किया ट्रिब्यूनल एक्टेड विदाउट एविडेंस इन पार्शियल डिसअलाउंस। फर्स्ट चीज ये थी कि ट्रिब्यूनल ने एज इट थिंग्स फिट उसके अकॉर्डिंग कुछ खर्चा अलाउ कर दिया और कुछ खर्चा अलाउ नहीं किया। देन कमिश्नर ने अपील की टू सुप्रीम कोर्ट। अब इसके अंदर रेलेवेंट प्रोविजन कौन सा आ रहा है इनकम टैक्स का, सेक्शन 37(1). तो किसी को पता है सेक्शन 37 क्या बताता है? सेक्शन 37 का सेक्शन 1 कुछ भी लाउडली कोई बोले तो सेक्शन 37(1) ऑफ इनकम टैक्स एक्ट किसके बारे में डील करता है? इंटर में पढ़ा है अपन ने, बट स्टिल लेट मी एक्सप्लेन यू वंस अगेन। ये टैक्स पेयर को कोई भी एक्सपेंडिचर है वो अलाउ करता है जो कि 30 से 36 के अंदर अलाउड नहीं है, बट उसकी कुछ कंडीशंस है दैट इट इज लेट आउट
or expended wholly and exclusively for the purpose of the business operation or profession. वो खर्चा पूरा की पूरा बिजनेस और प्रोफेशन के लिए होना चाहिए, कैपिटल नेचर का नहीं होना चाहिए और पर्सनल नेचर का नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा कुछ भी खर्चा है तो वो सेक्शन 31 में अलाउड हो जाता है। अब कोर्ट ने इसके अंदर रीजनिंग क्या दी? So in the words of one of the judges of Supreme Court, when a claim for allowance under section 10 to 10 subsection 2 clause 15 of the Income Tax Act is made, the income tax authorities have to decide whether the expenditure claimed as an allowance was incurred voluntarily and on grounds of commercial expediency. पहले तो हमें देखना होता है कि वो खर्चा वॉलंटरी किया गया है और वो कमर्शियल एक्सपीडियंसी मतलब जो नॉर्मल कमर्शियल नेचर का है और उसका इंटेंशन क्या है खर्चे का। In applying the test of commercial expediency for determining whether the expenditure was wholly and exclusively laid out for the purpose of business, reasonableness of the expenditure has to be adjudged from the point of view of businessmen and not of the revenue. So this line is the highlight of the case. कि जो भी रीजनेबलनेस है वो हमेशा बिजनेसमैन ही डिसाइड करेगा। ये एओ का काम नहीं है या डिपार्टमेंट का काम नहीं है कि वो डिसाइड करे कि व्हाट इज रीजनेबल खर्चा एंड व्हाट इज नॉट एज पर द ऑफ द बिजनेस ऑफ द बिजनेसमैन। बिकॉज़ बिजनेसमैन अगर 100 का प्रॉफिट अर्न करके 120 या 180 का भी खर्चा कर रहा है जिससे उसको लग रहा है फ्यूचर में उसको बेनिफिट्स होंगे, सो और अगर उसको ये रीजनेबल लग रहा है सो इट इज रीजनेबल। रेवेन्यू डिपार्टमेंट इस चीज में खुद रीजनेबलनेस सेट नहीं कर सकता है। The rule that increased remuneration can only be justified if there is corresponding increase in the profits of the employer in the judgment of Supreme Court erroneous। मतलब उन्होंने बोला कि अगर प्रॉफिट से वो रिलेट नहीं कर पा रहा है, प्रॉफिट की इंक्रीज इन प्रॉफिट के अकॉर्डिंग वो रीजनेबल नहीं है, तो ये बिल्कुल अगर ऐसा सोचना है रेवेन्यू डिपार्टमेंट का सो इट इज एररनेस बिकॉज रीजनेबलनेस का जजमेंट सिर्फ और सिर्फ बिजनेसमैन ले सकता है और उसके पॉइंट ऑफ व्यू से लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था, अपील बाय कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स फेल हो गई और जो डिसीजन था इट वाज इन द फेवर ऑफ द कंपनी। कोर्ट ने एग्री किया विद हाई कोर्ट की ट्रिब्यूनल ने यहाँ पे जो पार्शियल डिसअलाउंस किया था विदाउट गिविंग एनी विदाउट अनसपोर्टेड बाय एनी डॉक्यूमेंट्स और जो उन्होंने इसका कुछ भी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया था, दैट वाज आल्सो रॉन्ग। कोर्ट deprecated the practice of tribunal recording decisions without providing supporting reasons, and tribunal's authority is not arbitrary but must be exercised consistently with evidence and justice। ये भी एक one of the decision के अंदर one of the part was this also कि जो tribunal ने आप खर्चा डिसअलाउ किया था वो ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब कोर्ट की फाइंडिंग क्या थी remuneration पे? Court affirmed that the work of the assessee has increased considerably, increased strain on directors and executives justifies increased remuneration। जो इनका strain था officers के because of increase in their business वो justifiable था and lack of additional remuneration for other officers was not a valid ground for disallowance। कि अगर उनका additional remuneration increase हो गया है so it is not a valid ground कि आप उसको disallow कर दो। और इसके अंदर जो की टेकअवेज है दैट इज बिजनेस ऑटोनॉमी। बिजनेस अपने बिजनेसमैन खुद के डिसीजंस खुद ही लेगा। इट इज नॉट द वर्क ऑफ एओ और डिपार्टमेंट कि वो उनके डिसीजंस ले या उनके खर्चे को रीजनेबल या अनरीजनेबल बताए। और आफ्टर जब सैलरी डिसीजन बताया कि सैलरी का जो डिसीजन लिया जाता है वो किस किस बेसिस पे लेना चाहिए या लिया जाता है कि नेचर ऑफ ड्यूटीज परफॉर्म बाय द ऑफिसर, स्पेशल एप्टीट्यूड एंड स्किल्स ऑफ द ऑफिसर, बिजनेस का स्कोप क्या है एंड व्हाट आर द फ्यूचर पर्सपेक्ट्स। Burden of proof, revenue cannot disallow expense merely for lack of proportionate profit increase. AO cannot decide reasonableness। इस केस को यूज प्रेजेंटली 48 रूपी में किया जा सकता है पेमेंट मेड टू रिलेटिव। रीजनेबलनेस वहाँ मोस्ट ऑफन डिस्कस होता है। इस केस में प्रॉफिट वाज डिक्रीजिंग, स्टिल रिम्यूनरेशन ऑफ डायरेक्टर वाज इंक्रीज्ड एंड सुप्रीम कोर्ट डिसाइडेड इट इज लीगल। It's not necessary कि कैसे डिसाइड हो। Generally, AO is bound to disallow this type of expenditure। कि आपका प्रॉफिट तो लास्ट ईयर से डिक्रीज हो रहा है, कोई भी कॉमन सेंस आदमी कहेगा, बट स्टिल ये केस को ही इसलिए सेलेक्ट करके लिए गए। इनकी रीजनिंग आप आंसर में जब भी आप असेसमेंट के रिप्लाई प्रिपेयर करें, इनमें क्या रीजनिंग थी वो रीजनिंग से अपने असेसी को डिफेंड केस को आर्ग्यू करें। Moving ahead,
नेक्स्ट केस इज सबकी ट्रेडिंग कंपनी वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। इसके अंदर हम दो केसेस देखेंगे। एक तो जो कोर्ट है उन्होंने एआरए फॉर्म वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स का केस था, उससे मिसजज करते हुए इस केस का डिसीजन लिया था। सो उसके और इस केस के बीच ये में दोनों केस शक्ति ट्रेडिंग और एएलए फर्म, ये बेस्ड द प्रिंसिपल ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन कैसे होता है। यस, बट अगर फर्म डिसॉल्व हो गई तो नॉट नेसेसरी डिसॉल्व, फर्म डिसॉल्व हो गई है, बिजनेस इज कंटिन्यूड है तो these were the facts of the case. Partnership firm was dissolved and next day reconstituted because one of the partner out of the 7 partners. So partnership firm was dissolved and next day it was reconstituted. Our firm continued the business. Now how the valuation of inventory will be made? This continued है ना? तो confusion का है, post में हमारे whichever is lower. If firm is dissolved and business is also discontinued, then and these were the two facts of the case. Can you read? Please keep silence. 2 minutes more. आज सबके केस देखते हैं इन शक्ति ट्रेडिंग कंपनी। अभी तो मत सुन लो, बट यू हैव शेयर कर रखिए मोबाइल में खोल लो। तो वैसे ही सुन लेंगे, जरूरत नहीं होगा। शक्ति ट्रेडिंग कंपनी एक रजिस्टर्ड फर्म थी जिसके अंदर 6 पार्टनर्स थे। 6 फरवरी 1984 के अंदर एक पार्टनर की डेथ से जो फर्म थी वो डिसॉल्व हो गई थी। देन नेक्स्ट ओनली जो रिमेनिंग 5 पार्टनर्स थे उन्होंने एक फर्म को रिकॉन्स्टिट्यूट किया और जो बिजनेस था वो डिसकंटिन्यू नहीं हुआ था, सेम बिजनेस को कंटिन्यू किया गया था। अब इसके अंदर जो असेसमेंट ऑर्डर्स निकले थे, इसके अंदर 2 असेसमेंट ऑर्डर्स निकले थे। उसके अंदर जो इनकम टैक्स ऑफिसर है उसने कॉस्ट और मार्केट प्राइस व्हिचएवर इज लोअर उसको जो रेगुलर मेथड फॉलो करता है उसको ही कंसीडर किया था। बट देन सीआईटी ने इंटरवीन किया कि जो आईटीओ का जो ये ऑर्डर के अंदर आईटीओ का जो ऑर्डर है उसमें जो लाइन ली गई है दैट द क्लोजिंग स्टॉक शुड बी वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस व्हिचएवर इज लोअर, इट शुड नॉट बी दैट बिकॉज़ फर्म डिसॉल्व हो चुकी है। तो अब जो क्लोजिंग स्टॉक है उसको हमें मार्केट वैल्यू पे वैल्यू करना चाहिए। सीआईटी ने ए&ई फर्म का जो केस था सिमिलर केस उसको रिलाई किया और आईपीओ को डायरेक्ट किया टू इशू अ फ्रेश ऑर्डर। देन ट्रिब्यूनल का डिसीजन जो था एसएससी ने अपील किया टू ट्रिब्यूनल जिसने एसएससी के फेवर में डिसीजन दिया बिकॉज़ ट्रिब्यूनल का मानना था दैट द बिजनेस और द फर्म वाज डिसॉल्व्ड बट द बिजनेस वाज कंटिन्यूड, बिजनेस डिसकंटिन्यू नहीं हुआ था। बट यहाँ लीगल इशू आ रहा है whether on dissolution of the firm where business is taken over by partners without discontinuance and closing stock value determined under regular method is accepted by partner in settlement accounts, can the ITU substitute market value for closing stock to determine income up to dissolution date? मतलब क्या क्लोजिंग स्टॉक की जो वैल्यू है उसको मार्केट वैल्यू पे लेना चाहिए बिकॉज़ और इस पार्ट ऑफ द केस को देखते हुए तो इसके अंदर रेलेवेंट जो प्रोविजन आ रहा है सेक्शन 145 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट जो कि नॉर्मल अकाउंटिंग हमें बताता है कि जो मेथड ऑफ नॉर्मल अकाउंटिंग जो रेगुलरली एसएससी फॉलो करता है उसे फॉलो करना चाहिए। इनकम कंप्यूटेड अकॉर्डिंग टू कैश और मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, ये नॉर्मल सेक्शन है जो बताता है कि जो भी बिजनेस अगर नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस चल रहा है तो जो नॉर्मल बिजनेस का जो रेगुलरली अकाउंटिंग पॉलिसी है वही मेथड फॉलो रहना चाहिए और जो कंप्यूटेशन ऑफ इनकम वो इन अकॉर्डेंस विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होनी चाहिए। देन यहाँ शक्ति ट्रेडिंग कंपनी और एआरए फर्म दोनों को सेम तरीके से ट्रीट किया गया था बट दोनों के अंदर डिफरेंस है। जो शक्ति ट्रेडिंग कंपनी था उसके अंदर डिसोल्यूशन हो गया था बट देयर वाज नो डिसकंटिन्यूएंस ऑफ बिजनेस,
whereas in ALA firm's case, the business was discontinued as well as dissolved. तो जो closing stock का valuation था, वो in ALA firm जो order निकला था Supreme Court, it was that market value पे होना चाहिए closing stock value, but here the normal जो course of business के अंदर हम accounting policy, accounting standards follow करते हैं, वही follow होगा because business अभी भी डिसकंटिन्यू नहीं हुआ है, बिजनेस इज ऑनगोइंग, इसलिए जो कॉस्ट है उसको मार्केट वैल्यू और कॉस्ट व्हिचएवर इज लोअर पे वैल्यू किया जाएगा। और डिसोल्यूशन का मतलब बिजनेस का सेसेशन नहीं होता है ऑफ फर्म, अगर फर्म डिसॉल्व हो रही है उसका मतलब बिजनेस खत्म हो जाए, इट इज नॉट नेसेसरी। सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट निकाला? सुप्रीम कोर्ट आंसर्ड इन क्वेश्चन इन नेगेटिव एंड इन फेवर ऑफ एसएससी जो and against the revenue department अपील को अलाउ किया था। कोर्ट की रीजनिंग थी the unchallenged findings recorded by the tribunal was that there was no discontinuance of business. ट्रिब्यूनल ने इस बात पे ध्यान ही नहीं दिया कि there was no discontinuance of business even by principles laid down in ALA firm, जो ALA firm का केस को रेफर किया गया था earlier by tribunal, वो यहाँ फॉलो हो ही नहीं सकता because there is difference in both the cases which we have seen। जो हाई कोर्ट था उसने रिलाई किया एएलए फर्म के केस पे, उसने भी सो देयर वाज नो सेसेशन ऑफ बिजनेस, क्लोजिंग स्टॉक को मार्केट रेट पे वैल्यू किया जाए ऐसा नहीं होना चाहिए, एंड कोर्ट डिस्टिंग्विश बिटवीन डिसोल्यूशन एंड डिसकंटिन्यूएंस ऑफ फर्म। सो कोर्ट के जो जज है, वन ऑफ द जज की जो स्टेटमेंट है, इट वाज इन द प्रेजेंट केस हाउएवर, गाइस प्लीज थोड़ा साइलेंस। In the present case, however, though there was dissolution on account of the death of the one of the partners, there was no discontinuance of the business. The unchallenged finding recorded by the tribunal is that there was no discontinuance of business, even as per principle laid down in ALA firm's case. In such a case, then closing stock is to be valued at cost or market price, whichever is lower. अगर discontinue नहीं हुआ है business, तो यहाँ पे डिसोल्यूशन और डिसकंटिन्यूएंस में ये डिफरेंस है कि जो डिसोल्यूशन होता है वो लीगल एग्जिस्टेंस होती है पार्टनरशिप की, उसे खत्म कर देता है, और डिसकंटिन्यूएंस ऑफ बिजनेस जो होता है वो बिजनेस ऑपरेशन स्टॉप हो जाते हैं टेम्परेरी और परमानेंटली। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के अंदर फर्म डिसॉल्व हो सकती है बट जरूरी नहीं कि बिजनेस भी डिसॉल्व हो, और डिसकंटिन्यूएंस ऑफ बिजनेस के अंदर बिजनेस एक्चुअली सीज या फॉल्ट हो जाता है। और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में हम जो असेट्स जो होते हैं, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म हो रही है और उसके साथ अगर डिसॉल्वमेंट भी हो रहा है तो वहां पे हम लोग वैल्यू करेंगे मार्केट प्राइस पे अगर डिसॉल्वमेंट ऑफ बिजनेस हो रहा है, और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के केस में अगर बिजनेस डिसकंटिन्यू नहीं हो रहा है तो हम जो क्लोजिंग स्टॉक है उसको मार्केट या कॉस्ट व्हिचएवर इज लोअर पे, क्योंकि नॉर्मल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या प्रिंसिपल बोलता है उसी पे मेजर किया जाएगा। तो यहाँ जो की इम्पैक्ट्स या टेकअवेज हम ले सकते हैं, लीगल हम कुछ डिस्टिंक्शन बिटवीन द डिसकंटिन्यूएंस एंड डिसॉल्वमेंट, अकाउंटिंग कंसिस्टेंसी दैट अकाउंटिंग पॉलिसीज और मेथड्स अगर बिजनेस नॉर्मल कोर्स में चल रहा है तो हमें उनको ही फॉलो करना चाहिए। टैक्सेशन इम्पैक्ट, वैल्यूएशन डिपेंड्स ऑन बिजनेस कंटिन्यूटी एंड नॉट merely on firm's dissolution, मतलब जो टैक्सेशन का इम्पैक्ट होता है वैल्यूएशन डिपेंड करेगा बिजनेस के ऊपर, ना कि फर्म के डिसकंटिन्यू या कंटिन्यू के ऊपर। और जो बिजनेस की रियलिटी जो हम एज अ स्टूडेंट देख सकते हैं, दैट एम्फसाइजेस दैट वैल्यूएशन प्रिंसिपल्स डिपेंड्स ऑन बिजनेस रियलिटी एंड नॉट ऑन जस्ट लीगल फॉर्मेलिटीज। लास्ट केस इज मैकडॉवेल एंड कंपनी लिमिटेड वर्सेस कमर्शियल टैक्स ऑफिसर। इसका जो जजमेंट आया था, इट वाज पास्ड इन अप्रैल 17, 1985 बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। इस केस के अंदर क्या हुआ था, मैकडॉवेल एक लिक्विड मैन्युफैक्चर्ड कंपनी है एंड इट इज रजिस्टर्ड, जो मैन्युफैक्चर करी थी अंडर द लाइसेंस ऑफ आंध्र प्रदेश एक्साइज एक्ट। एक्साइज ड्यूटी का जो पेमेंट था, इट वाज पेड डायरेक्टली बाय द बायर्स टू द गवर्नमेंट बिफोर रिलीज ऑफ गुड्स फ्रॉम द डिस्टिलरी। मतलब जो मैकडॉवेल कंपनी है, इट वाज द मैन्युफैक्चरर, और जनरली एक्साइज ड्यूटी का जो था, इट हैज टू, ये लायबिलिटी होती है मैन्युफैक्चरर की, बट यहाँ जो कस्टमर है, जो बायर है, वो उसको उन्होंने ऐसा एग्रीमेंट किया था दैट बायर वाज पेइंग दैट एक्साइज ड्यूटी डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट। सो कंपनी ने जो इनवॉइसेस इशू करी उसके अंदर उन्होंने सिर्फ और सिर्फ प्राइस ऑफ लिक्विड को कंसीडर किया एंड दे एक्सक्लूडेड द एक्साइज ड्यूटी, बिकॉज उन्होंने बोला कि ये अब कस्टमर पे कर रहा है, सो उन्होंने उसको कंसीडर नहीं किया। बट सेल्स
जो उनका रेवेन्यू था उसके असेसमेंट के लिए एज पर सेल्स टैक्स एक्ट उनके डिपार्टमेंट का टेक था वो ये था कि उनको एक्साइज ड्यूटी को भी इंक्लूड करना है, वेदर इट इज पेड बाय द मैन्युफैक्चरर और द बायर, इट डज नॉट मैटर, बिकॉज जो लायबिलिटी है उसको एक्साइज ड्यूटी को पे करने की वो मैन्युफैक्चरर पे ही अप्लाई करती है, तो उसको अपने टोटल रेवेन्यू के अंदर एक्साइज ड्यूटी को इंक्लूड करना पड़ेगा. Company tried to structure its sales transaction such a way जिससे कि excise duty liability minimize हो जाए. Specifically, McDonald entered into contracts that split the sale price, showing part of its as excise duty that the customer was supposedly paying directly to the government, and only the remainder as the actual price. जो कि सेल प्राइस जो कि इशू इनवॉइस के अंदर भी दिख रही थी और वही उन्होंने अपना रेवेन्यू दिखाया. By doing this, McDonald reduced the assessable value for the goods for tax purpose, lowering the base amount on which the sales tax will be calculated. ये एक तरीके था उनका टैक्स अवॉइड करने का. The commercial tax officer objected. Commercial tax officer ने ऑब्जेक्ट किया बोलते हुए कि this is a colorable device जिसके अंदर legal fiction used solely to reduce tax burden without changing the substance of the transaction. मतलब ट्रांजैक्शन का सब्सटेंस चेंज करे बिना आप लीगल फिक्शन को यूज कर रहे हो टू रिड्यूस योर टैक्स बर्डन. सो इट्स अ उन्होंने उसको ऐसे ट्रीट किया. तो यहाँ लीगल इशू जो आ रहे हैं that whether excise duty paid directly by the buyer on behalf of the manufacturer should be included in the turnover of the manufacturer for sales tax purpose. क्या excise duty को include होना चाहिए in assessing the turnover of the McDowell company या नहीं? होना चाहिए नहीं होना चाहिए एक्साइज ड्यूटी को ऐड? यस, बिकॉज सेक्शन 40 अब इसको लिंक कर सकते हैं सेक्शन 40A1 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट. अर्लियर उसमें भी ऐसा सिमिलर प्रोविजन था कि वहां पे जो सेक्शन 40A1 हमें क्या बोलता है, कुछ जो सर्टेन ट्रांजैक्शंस है उसको डिसअलाउ कर दिया जाता है अगर उस पे टीडीएस जो पहले प्रोविजन था इस पे टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा तो इट वुड बी डिसअलाउड. बट कुछ लोग इसके अंदर टैक्स प्लानिंग के टैक्स अवॉइडेंस करने के लिए क्या करते थे कि टैक्स डिडक्ट कर देते बट उसे डिपॉजिट नहीं करते थे टू दी डिपार्टमेंट और टू दी गवर्नमेंट और उसको डिडक्शन क्लेम कर लेते थे. सिमिलरली इस तरीके से कि टैक्स अवॉइडेंस और टैक्स दोनों अगर हम 40A1 देखें और हमारा जो भी प्रेजेंट केस देखें दोनों के अंदर सिमिलर केस किया गया, सिमिलर चीज फॉलो की गई है. वहां पे लॉ को बाद में अमेंड किया गया था और इसके अंदर डिडक्शन प्लस डिपॉजिट दोनों को डाला गया था कि डिडक्ट करके आपको टीडीएस को डिपॉजिट भी कराना है तभी वो अलाउ होगा आपको एज एन एक्सपेंस. तो मैकडॉवेल का जो यहाँ पे हम टैक्स प्लानिंग, टैक्स अवॉइडेंस और टैक्स इवेजन ऑलरेडी हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था. तो जस्ट एक क्विक रिव्यू देख लेते हैं उनकी डेफिनेशंस का. टैक्स प्लानिंग क्या होता है? ये हमारा लीगल और लेजिटिमेट अरेंजमेंट होता है ऑफ वंस फाइनेंशियल अफेयर्स टू मिनिमाइज द टैक्स लायबिलिटीज using the provision and incentives allowed under the law. टैक्स प्लानिंग एक लीगल और लेजिटिमेट तरीका है जो टैक्स लॉ के अंदर इंसेंटिव्स या प्रोविजंस दिए गए हैं उसको यूज करते हुए आप अपनी टैक्स जो लायबिलिटी है उसको मिनिमाइज कर रहे हो. Whereas टैक्स अवॉइडेंस होता है लीगली एक्सप्लॉइटिंग द लूपहोल्स और एम्बिग्यूटीज इन द टैक्स लॉ टू रिड्यूस टैक्स लायबिलिटी. आपकी टैक्स लायबिलिटी के अंदर आप जो लूपहोल्स है और एम्बिग्यूटीज है आपके टैक्स फ्रेम करते हुए उसको आप यूज करते हो अपनी लायबिलिटी कम कर रहे हो. While it may be technically legal, it violates the spirit of the law. Because जो लॉ का इंटेंशन था वो ये नहीं था जिस तरीके से आप उसको यूज कर रहे हो. Then tax evasion is चोरी of tax. It is illegal and deliberate act of not paying tax by concealing income, inflating deductions, or falsifying documents. Supreme Court had to determine whether tax avoidance through colorable device where transactions are structured to technically comply with the law but are meant solely to evade tax should be considered acceptable or not. यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को डिसाइड करना था कि जो ट्रांजैक्शंस है जो कि टेक्निकली जो लॉ के कंप्लायंस में रहकर बट उसका जो मेन पर्पस है इट इज टू इवेड टैक्स थ्रू कलरेबल डिवाइस, क्या ये एक्सेप्टेबल होगा या नहीं होगा. सो सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट निकाला वहां मेजॉरिटी का ओपिनियन था कि एक्साइज ड्यूटी है वो मैन्युफैक्चर की लायबिलिटी है एंड इट इज लेविड ऑन मैन्युफैक्चरर एंड नॉट ऑन सेल. एक्साइज ड्यूटी सेल पर नहीं मैन्युफैक्चर पे होती है. प्राइमरली इंसिडेंट्स फॉल्स ऑन मैन्युफैक्चरर ओनली एंड नॉट ऑन बायर. वो तो उनका ट्रांजैक्शन एग्रीमेंट था ऐसा. Even if buyer pays duty, it's merely a contractual agreement to discharge manufacturer's liability.
So one of the statement passed by the judges of Supreme Court is, according to normal commercial practice, excise duty should have been reflected in the bill either as merged price or shown separately. Excise duty, though paid by the purchaser to meet the liability of the appellant, is a part of the consideration for the sale and is includable in the turnover. Court का verdict था, tax planning may be legitimate provided it is within the framework of law. Tax planning is legitimate, but वो within framework of law होनी चाहिए. But colorable devices cannot be part of tax planning. Colorable devices को आप tax planning नहीं समझ सकते हो. It is wrong to encourage or entertain that belief. The belief that it is honorable to avoid the payment of tax by resorting to dubious methods. कुछ अलग methods आप follow करके अगर आप अपनी liability कम कर रहे हो through some colorable devices, so it is not tax planning. और इसे इसे ऑनर भी नहीं किया जाना चाहिए. जस्टिस जो रंगनाथ थे, उनका फेमस रिमार्क था इसके अंदर that every citizen is expected to pay the tax honestly without resorting to subterfuges. This case marked a vast shift in the Indian income tax law, moving them from a purely legal form-based approach to a substance over approach, discouraging artificial or colorable tax avoidance schemes. अब यहाँ पे जो मेजर थिंकिंग थी ऑफ लॉ वो चेंज हुई. दैट सब्सटेंस ओवर फॉर्म जो डॉक्ट्राइन है वो इंडियन इनकम टैक्स लॉ के अंदर आई कि हमें जो सब्सटेंस है लॉ जो ट्रांजैक्शन का उसको कंसीडर करना चाहिए रेदर देन द लीगल जो प्रोविजंस है. रिजेक्ट किया प्रिंसिपल दैट अलाउ टैक्स पेयर्स टू लीगली अवॉइड टैक्स. मॉरल डायमेंशंस ऑफ टैक्सेशन. It introduced ethical considerations in tax planning or established tax as having moral sanctions similar to welfare legislation. Thank you. I don't find कि ये इतना इम्पोर्टेंट कि आप लोगों ने समझा होगा कि ये क्या केस था. बट ये आप लोगों का ज्यादा नुकसान है. प्रैक्टिकल लाइफ में आप जॉब करने भी जाओगे, कहीं भी जाओगे, अगर टैक्स से रिलेटेड काम करेगा अब तक का ये बेस्ट केस जितने डिस्कस किए. टैक्स अवॉइडेंस आपको सुपीरियर नॉलेज होनी चाहिए टैक्स